Hello everyone, am I audible and visible to all of you? I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. कैसे हैं यार आप लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं। माय नेम इज आदर्श राय और एक बहुत ही धमाकेदार सा आज सेशन चालू होने वाला है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जितने भी बच्चों ने पिछला सेशन देखा होगा कैपेसिटर्स के बारे में, उसमें हमने कैपेसिटर्स को एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि भाई कैपेसिटर बनते कैसे हैं, क्या उपयोग होता है कैपेसिटर का, उससे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें क्या लेनी है। तो इन सब के बारे में हमने अच्छे खासे डिस्कशन कर लिए थे और आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जहां पे हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक समझेंगे जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। भाई हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून यार अपूर्व, हाउ आर यू? क्या हाल है भाई? राउशन राउशन, ओके, हेलो राउशन, हाउ आर यू? तो हम बहुत ही जल्द सेशन चालू करने वाले हैं किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, जिसमें आज मैं सीरीज पैरेलल इन सारी चीजों से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे। हम मजा आएगा। सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, बहुत दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस भी हैं, मजा आएगा और आप लोगों को एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आज लेके जाओगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स से रिलेटेड। इसके सवाल ट्रबल तो नहीं देते, बहुत हैवी एंड भी नहीं आते, बट हाँ आते हैं और कम समय में करना रहता है तो प्रॉब्लम तो समझ में आ जाती है। तो मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक भी आज आप लोगों को बताऊंगा सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस तरीके से तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, आज का सेशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि पहले हम एक करेंगे क्विक रिकैप, ओके, कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और इस सेशन के लिए हमें क्या प्रायर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ओके। और फिर उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे और अंत में जाके एक और अच्छी चीज करेंगे, समरी लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यार देखो, स्टोरी लाइनिंग हमेशा हर एक चैप्टर की, मेरा ये मानना है कि तुम कुछ भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या तुम सोशल पढ़ो, वैल्यू एजुकेशन, कोई भी तुच्छ से तुच्छ चैप्टर भी पढ़ो, तो उसकी हमेशा स्टोरी लाइनिंग दिमाग में रहनी चाहिए। स्टोरी लाइनिंग मतलब कि यार एक बढ़िया सी मूवी देखो तो उस बढ़िया सी मूवी का एक इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पूरी स्टोरी लाइनिंग सटीक बैठी रहती है दिमाग में कि हाँ इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ऐसे ये हुआ, ये वजह थी इसलिए ये हुआ। तो ये स्टोरी लाइनिंग अगर बैठ जाती है ना, इसको माइंड मैपिंग भी बोलते हैं, तो बहुत सटीक तरीके से कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। ठीक सर, इसमें जब अनचार्ज और चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो भी करवा दीजिएगा। बिल्कुल यार, डेफिनेटली डेफिनेटली। कैपेसिटर के अभी और सेशंस होंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेशन होगा, उसमें मैं ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो तुम बोल रहे हो कि अनचार्ज और चार्ज क्या ऐड होते हैं, वो हम उसमें कवर करेंगे। चार्ज वाले को जब अनचार्ज से जोड़ देते हैं, बिल्कुल यार अपूर्व है, एक उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है, एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, और मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार सेशन। सेशन का शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छी न्यूज जो कि आप सभी को पता है कि AR1 इज फ्रॉम श्री चैतन्य एंड ही इज अ क्लासरूम स्टूडेंट ऑफ श्री चैतन्य। सिक्स्थ क्लास से बच्चा श्री चैतन्य से एसोसिएटेड है, उसके सरिकुलम से पूरा का पूरा घुल मिल गया था। इसने हर एक चैप्टर मतलब 720 ऑन 720 यार, परफेक्ट स्कोर है इस बच्चे का, कुछ गलती का स्कोप तो नहीं है। अब एक तरीके से बोलोगे तो 720 वैसे आने नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी ये एक पर्टिकुलर फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार वी नो एवरीथिंग। ऑब्वियसली तुम कितने ही बड़े हो जाओ, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, बट स्टिल दिस किड हैज रॉक्ड द एंटायर नेशन एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ अपलॉज फॉर दिस पर्टिकुलर गाय। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है इस बच्चे ने, सो माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू वरुण एंड द एंटायर फैकल्टीज who has taught him and also his parents, जो कि हमेशा उनके साथ रहते हैं। यार हमेशा याद रखना भाई, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी तैयारी में। जो हमारी 2 साल 3 साल की मेहनत होती है ना, ये एक मेहनत है, रिगरस एफर्ट है, और इसमें हमेशा आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप तो इसके किरदार हो ही, जैसे कि इंडियन क्रिकेट जब खेलती है, सोचो सचिन का, कब तुम लोगों ने कभी गेम शायद देखा हो नहीं देखा हो, सचिन जब खेलता था तो खेलता सचिन था, लेकिन उसमें हर एक परिवार का आदमी उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहता था। तो एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी होती है। ठीक है, कुछ डेटा पॉइंट्स की बात करें तो यार श्री चैतन्य के एक स्टूडेंट के 720 आए हैं, 4 स्टूडेंट्स के 715 एंड अबव आए। ओके, मतलब ये बहुत मैजिकल फिगर्स हैं। आप
कहीं भी जाओगे आपको मार्क्स दिखे। बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स में देखो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल द नेम, बट जितने भी आप इंस्टीट्यूट्स देखोगे वो नाम नंबर दिखा रहे हैं 695 670, एंड हम यहाँ पे बात ही 700 के ऊपर की कर रहे हैं यार, क्योंकि हम एम ही 700 के ऊपर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप लोग भी 700 के ऊपर का एम करो। 600 के मार्जिन पे मत जाओ, 640 650 तो लाना है, वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन अटेम्प्ट किसका करना है भाई? 700 प्लस। हमारे अंदर अटेम्प्ट करने की चाहत किसकी होनी चाहिए? 700 प्लस की। 700 प्लस हमें लाना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और 700 प्लस लाना है तो भाई थोड़ा बहुत कम नीचे करके 690 680 आ जाएंगे, लेकिन 700 प्लस लाना हमारा ड्रीम होना चाहिए, ये हमारा फोकस होना चाहिए। क्लियर है सर? 5th अटेम्प्ट को भी मान गए, कितने एहसान हैं एम माँ बाप के। अच्छा, अरे क्या बात है यार। हाँ यार रोशन जी, देखो माँ बाप हमेशा आपका सपोर्ट तो करते ही हैं, ठीक है। माई फर्स्ट वॉज 178। रोशन, मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 150 था, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे हैव स्कोर्ड 640, ठीक है। सो दिस इज नॉट समथिंग मिरेकल विच इज हैपनिंग, है ना सर? फर्स्ट ड्रॉप एंड 165, क्या ड्रॉप लेना चाहिए? मुकेश यार भाई, अंदर से आवाज आ रही है, निकाल लोगे, एक साल दम से मेहनत कर लोगे और तरीके की मेहनत कर लोगे तो बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए भाई, बिल्कुल लेना चाहिए। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, और बिल्कुल एक चीज नहीं सोचनी चाहिए कि ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं क्या इसमें परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत सीटें हैं यार, देखोगे तो बहुत सीटें हैं, और उन 1 लाख बच्चों में तुम बिल्कुल हो सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा नजरिया बड़ा करो, तुम्हारा फोकस स्ट्रांग रखो, ओरिएंटेशन तुम्हारे दिमाग की जो होनी चाहिए, इंस्पिरेशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। इंस्पायर हो, मोटिवेट तो होते रहोगे, इंस्पायर करो अपने आप को, ठीक है। तुम्हारी इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे 700 प्लस लाना है, और इंस्पायर इतना बड़ा करोगे ना तो होगे डेफिनेटली, ठीक है। सो अब इनके साथ चलो आ जाओ, अब पढ़ाई पे वापस आते हैं। ये सब तो बातें होती रहेंगी, साल भर होंगी, ये डेटा पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे कि यार हाँ क्या स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है, ये है वो है। ऑल इन सबसे देखो एक बात हमें क्लियर समझ में आनी चाहिए कि ये लोग कौन है, ये लोग कौन है। ये लोग कोई जादुई लोग हैं जो इतने नंबर लाते हैं, या श्री चैतन्य में कोई चरणामृत पिला देते हैं जिससे इतने नंबर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब यार डेडिकेशन, एफर्ट और तरीके की पढ़ाई का होता है। स्ट्रैटेजिकली आपको पढ़ना चाहिए, बस पढ़ने के नाम पे मत पढ़ो, पढ़ने के नाम पे कतई मत पढ़ो, एग्जाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, ठीक है। एग्जाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे रैंक आएगी, पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो ज्ञान आएगा, ठीक है। तो हमें ज्ञान तो चाहिए ही, लेकिन हमें रैंक भी चाहिए, ओके। सो एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में, और लोग समझ भी नहीं पाते। तो इसलिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसे पढ़ना जरूरी है कि नहीं, ये सारी चीजें कवर करना जरूरी है कि नहीं, इस स्पीड में पढ़ना जरूरी है कि नहीं, ज्यादा नहीं घुसना जरूरी है कि नहीं, कुछ चीजें अगर नहीं आ रही तो उन्हें छोड़ना जरूरी है कि नहीं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सारी चीजों पे रेगुलरली बात होती रहनी चाहिए। हर चैप्टर में एक एनालिसिस आपको मैं देता हूं कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप पे छोड़ देता हूं कि आप पढ़ना चाहो ना पढ़ो। जैसे कि कैपेसिटर में बोल बोल के बार बार बोल रहा हूं कि इससे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आए, आते ही रहते हैं। कैपेसिटर तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आना ही है, तो कैपेसिटर करना बहुत जरूरी है। इसलिए कैपेसिटर के मैं 3 से 4 डेडिकेटेड सेशन लूंगा, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज आपको एकदम दिमाग में सटीक तरीके से घुस जाए, प्रॉब्लम कभी ना आए, ओके। तो आज जाओ शुरू करते हैं। आज का सेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, जिसमें हम पहले एक क्विक रिकैप लेंगे कि हमने पिछले सेशन में क्या किया था, और साथ ही साथ हमें क्या जरूरत है। इस सेशन को ढंग से समझने के लिए हमें जरूरत किन किन चीजों की है, तो उन सबका एक अच्छा सा आकलन करते हैं यहां पे। तो देखो, लास्ट सेशन में मैंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि कैपेसिटर फॉर्म कैसे होता है। कैपेसिटर फॉर्म कैसे होता है, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये आपको सामने का दिख रहा है, हालांकि ये प्लेट कुछ इस तरीके की है, ठीक है। रियल में प्लेट्स कुछ इस तरीके की होती है, ये ऐसे कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। इस प्लेट के इस वाले साइड में प्लस चार्ज ऐसे बैठ जाता है, और यहाँ पे इसके नेगेटिव साइड बैठ जाता है, इनर साइड में, इसके इनर साइड में और इसके आउटर साइड में, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे एस्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे, इस चीज को बोलते हैं हम कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक डेवलपमेंट हो जाता है। अब इस पे जो चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, तो इस पे जो चार्ज डेवलप होता है वो होता है C इंटू वी के बराबर, ठीक है। क्यू की वैल्यू होती है C इंटू वी के बराबर। जितना भी चार्ज रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इन 2 प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जितना भी चार्ज प्लेट्स पे रहेगा। और ये जो C कहलाता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू हो जाती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर।
ये हमने समझा था पिछले सेशन में, ठीक है। मतलब इसको, इसी चीज को अगर मेरे को बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे बेस्ट तरीका है भाई एक बैटरी के अक्रॉस लगा दो, एक बैटरी के अक्रॉस लगा दो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसके अक्रॉस वो V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा यहां पे, और चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV इधर प्लस वाला, और यहाँ Q माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस CV इधर नेगेटिव वाला, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, चार्ज डेवलप हो जाएगा एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया मैंने तो, ठीक है सर। दूसरी चीज इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, काम होता है कैपेसिटर का एनर्जी प्रोवाइड करना, कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी देने का ही काम होता है मेनली, ठीक। तो एनर्जी कितनी स्टोर होती है इसमें, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर होती है, एक कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ CV स्क्वायर के बराबर। एक कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है कितनी होती है भाई, हाफ CV स्क्वायर के बराबर, ठीक है। जहां C होता है कैपेसिटेंस, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस जितना कैपेसिटर के अक्रॉस बना हुआ है, इसी का फॉर्मूला और हाफ Q स्क्वायर बाय C, या फिर हाफ Q इंटू Q बाय V, हाफ Q बाय V, कितना, हाफ Q बाय Q इज इक्वल टू CV, Q इंटू V। बिल्कुल ठीक है। सो हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाय C, या फिर हाफ Q इंटू V। फैन कंडेंसर का एग्जांपल लिया जाता है कैपेसिटर का। हाँ देखो, फैन कंडेंसर जो होता है बेटा रोशन, वो होता है आपका एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो पंखों में लगता है वो कुछ इस शेप का रहता है, ठीक है। जो पंखों में लगा रहता है वो कुछ इस शेप का होता है, अगर तुम लोगों ने कभी नोटिस किया हो, ये शेप होता है, ये शेप होता है, इस टाइप का होता है जो पंखों में लगा रहता है, ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत बेसिक वाला है, और जिससे सवाल आते हैं जिसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। एक और वेरिएंट होता है जिसे बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, उसमें स्फीयर में चार्जेस रहते हैं, ओके, उसमें स्फीयर में चार्जेस रहते हैं, इधर पे पॉजिटिव आ जाएगा, इधर पे नेगेटिव आ जाएगा, तो इस हिसाब से ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाता है। क्लियर है। कुछ समय के बाद आपके पंखे जो होते हैं वो बहुत धीमे हो जाते हैं, है ना, कुछ समय के बाद आपके पंखे बहुत धीमे हो जाते हैं। वो पता है रीजन क्या होता है, कि इसके अंदर का जो एक डाइलेक्ट्रिक हम भरते हैं, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और डाइलेक्ट्रिक खत्म होने की वजह से ही कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो कंप्लीट खत्म होने लगती है, ठीक है। बैटरी का पैरेलल कैपेसिटर QB/2 ही होगा, बिल्कुल सही जी सर। केशव जी कैसे हो भाई, क्या बोल रहे हो, बैटरी का पैरेलल कैपेसिटर, हाँ बैटरी के पैरेलल कैपेसिटर है, नहीं यार, हाँ मतलब पैरेलल थोड़ी है, इसको पैरेलल नहीं बोलते यार। सर फर्स्ट ड्रॉप 300 मार्क्स, कोई नहीं यार मेघा बेटा, यू कैन टेक अनदर ड्रॉप, यू कैन डेफिनेटली टेक अनदर ड्रॉप, दिस इज नॉट अ वेरी लेस स्कोर, मतलब कम तो है ऑब्वियसली, बट यहां से भी लोगों ने इंप्रूवमेंट दिखाया है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेघा, यहां से भी लोगों ने काफी इंप्रूवमेंट दिखाया है, तो आपको अच्छा एनालिसिस मतलब यहां से भी आप ले सकते हो। सर फर्स्ट ट्रायल विद 12 एंड 300, अच्छा ओके, फर्स्ट ट्रायल लिया आपने, हाँ तो सही है यार, कोई दिक्कत नहीं, 12th में 300 मार्क्स आए हैं लोगों के, और इसके साथ ही अगर आप बस यार ढंग से पढ़ाई करो तो आराम से यू कैन अचीव। बस मैंने जैसे बोला, एम हमारा 700 प्लस है, हम पढ़ ही रहे हैं 700 प्लस के लिए भाई, याद रखना 600 की तो कोई बात ही मत करना, 700 प्लस है मेरा एम, मेरा तुम्हारा सभी का 700 प्लस एम है, दैट्स इट, 700 के लिए ही पढ़ना है। फिजिक्स में एक क्वेश्चन गलत शायद कर दूं, उसके अलावा नहीं, पूरे सही होने चाहिए, पूरे सही होने चाहिए, और टेंशन मत लो, साल भर पढ़ोगे ना पूरे के पूरे सही करके आओगे, साल भर बस दे दो, साल भर अगर डेडिकेटेडली दे दे पूरे के पूरे सही करके आओगे। सर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बस बेटा वही चालू करने वाला हूं यार केशव, यस सर, हर हाल में, बिल्कुल बिल्कुल मेघा, बस वही चालू करने जा रहे हैं। तो अब आओ शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अब आओ शुरू करते हैं फाइनली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहां तक की बातें तुम लोगों को समझ में आ गई कि भाई एक कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर में, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है।
और वर्क डन की बातें तो हमने की थी पिछली क्लास में, वो अभी इसमें कॉम्बिनेशन में रिलेटेड नहीं होगी। हमें मेनली यही समझना है कि भाई एक कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है और कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन होता है, ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब आओ शुरू करते हैं हमारी कहानी सीरीज कॉम्बिनेशन को समझने की। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन। दो टाइप के कॉम्बिनेशन ही मैं यहां देखूंगा। कॉम्बिनेशन कौन कौन से देखूंगा? दो टाइप के देखूंगा यार, दो टाइप के कॉम्बिनेशन देखूंगा। एक देखूंगा मैं सीरीज का और एक देखूंगा मैं पैरेलल का, ठीक है, जिसमें सीरीज अभी चालू होने वाला है। अब देखो, एक डेरिवेशन के थ्रू मैं तुम्हें फटाफट से बता देता हूं। पहले तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होता है, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा उस कॉन्सेप्ट की जो कि तुम्हें सवालों को सॉल्व करने में बहुत आसानी देगा सीरीज कैपेसिटर के लिए, क्योंकि हमें काम वही आने वाला है। देखो तो फटाफट से जरा इसका एक सेक्शन ले लेते हैं इसके डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मान लो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये कैपेसिटर किसके अक्रॉस लगे हैं भाई? एक बैटरी के अक्रॉस। इसकी वैल्यू है C1, इसकी वैल्यू है C2, इसकी वैल्यू C1, इसकी वैल्यू C2, यहां V रखा हुआ है। मान लेते हैं इस बैटरी ने चार्ज Q दिया, इस बैटरी ने चार्ज Q दिया। अब ये चार्ज Q दे दिया है तो ये चार्ज Q पूरा का पूरा कहां जाएगा भाई? प्लेटों पे जाएगा। प्लेटों पे कहां कहां जाएगा सर? प्लेटों पे इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस पे पॉजिटिव कितना होगा? प्लस क्यू। इस पे नेगेटिव कितना होगा? माइनस क्यू। इस पे पॉजिटिव कितना होगा? प्लस क्यू। इस पे कितना होगा? माइनस क्यू। सर दोनों पे बराबर होगा क्या? अरे यार याद करो ना, रेजिस्टर जब पैरेलल और सीरीज में होते थे तो सीरीज में जब रेजिस्टर होते थे करंट सेम होता था, तो यहां पे भी चार्ज सेम ही होगा। तरीका क्या होता है सर डेवलप करने का? तरीका यह होता है इस प्लेट से माइनस क्यू खींच लिया जाता है, इस प्लेट से सॉरी प्लस क्यू खींच लिया जाता है, तो यहां कितना बचता है? नेगेटिव क्यू। वो प्लस क्यू ऐसे बैटरी के थ्रू आ जाता है, बैटरी काम करती है और ये प्लस क्यू को इधर पहुंचा देती है, इधर प्लस क्यू। फिर इस वाली प्लेट से ये वाली प्लेट से नेगेटिव क्यू उठता है, इधर चला जाता है, तो यहां प्लस क्यू, यहां आपका माइनस क्यू डेवलप हो जाता है। दोनों प्लेट्स पे प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं। ओके सर ठीक है। अब यहां पे चार्ज दोनों पे सेम है, चार्ज दोनों पे सेम है, तो पोटेंशियल क्या सेम रहेगा? नहीं, पोटेंशियल अलग रहेगा, पोटेंशियल अलग रहेगा। इसके बीच का जो पोटेंशियल है, इसके बीच का जो पोटेंशियल है, देखो इसके बीच का जो पोटेंशियल है यहां पे, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 होगा। यहां पे चार्ज Q हो जाएगा और यहां पे भी चार्ज Q हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ, दोनों प्लेटों पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहां पे पोटेंशियल बट जाएगा। पोटेंशियल तो नो डाउट बटेगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टर में भी याद करो पोटेंशियल बटता था। तो यहां पे फटाफट एक चीज लिख सकता हूं कि V1 प्लस V2 की वैल्यू तो V के बराबर होगी। हाँ मानता हूं बिल्कुल। तो V1 कितना हो जाएगा? एक रिलेशन अभी पढ़ा है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। सो V की वैल्यू हो जाएगी जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस। साथ ही साथ V2 कितना होगा? जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस। और V की जगह क्या लिख लूंगा भाई? इन दोनों की जगह मान लो, इन दोनों की जगह मान लो मैं एक ही कैपेसिटर रख रहा हूं, मैं एक ही कैपेसिटर रख रहा हूं और इसकी वैल्यू बोल दे रहा हूं C इफेक्टिव। तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल Q, चार्ज तो उतना ही मंगा रहे हो, और कैपिटल Q अपॉन C इफेक्टिव। तो यहां से Q Q Q कैंसिल और फाइनली आ गया 1 अपॉन C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये तो हो गया फॉर्मूला, तुम कहीं भी देख लोगे किताब में, हर जगह तुम्हें बताते हैं कि सीरीज में कैपेसिटर का जुड़ना पैरेलल जैसे जुड़ता है रेजिस्टर्स में वैसे होता है, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि सवाल सॉल्व करने में कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें हेल्प करेगा। तो आओ, इसमें सबसे पहली चीज जो तुम्हें मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि कभी भी जब भी तुम्हें सीरीज में कैपेसिटर मिले, पैरेलल में कैपेसिटर मिले, तुम 1 अपॉन C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 मत लगाना। तुम क्या लगाना मैं बता रहा हूं। तुम क्या लगाना, जब कभी भी तुम्हें पैरेलल में दिखे, जब कभी भी तुम्हें पैरेलल में दो दिखे, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, इसको कॉन्सेप्ट नंबर 1 करके लिख लो, लिख लेना। जब भी तुम्हें ऐसा दिखे C1 और C2, तुम 1 अपॉन C इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 मत लगाना, तुम डायरेक्ट लिखना C इफेक्टिव इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तुम्हारा दिमाग ये बोलना चाहिए, फटाफट इनको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखो और डिवीजन में उनका एडिशन लिखो, यही आंसर होगा। फटाफट 4 और 6 है तो 4 गुणे 6 किया 24 आया, नीचे 4 बटे 4 प्लस 6 किया 10 आया, 2.4। तुम्हारे मुंह जवानी होना चाहिए आंसर। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तरीका रहेगा तुम्हारा। जब भी दो कैपेसिटर तुम्हें दिख रहे हैं पैरेलल में, तुम लेके कॉपी कलम से उसको सॉल्व मत करना, उसको सॉल्व मत करना। ओ सॉरी 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 सॉरी, सही बोला भाई मैंने पैरेलल बना दिया, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। इसको ऐसे बनाओ, ये हिसाब, ये C1 ये C2,
जब कभी भी तुम्हें कैपेसिटर्स दिखे सीरीज में, जब कभी भी तुम्हें कैपेसिटर्स दिखे सीरीज में, तुम तरीका क्या रखोगे? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही याद रखना है तुम्हें, ठीक है? इसी अप्रोच से तुम याद रखोगे। क्लियर? दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट क्रमांक 2, ये सवाल सॉल्व करने में तुम्हारी जीवनी है, तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से मजा दे देंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब कभी भी मुझे बराबर कैपेसिटर दिख रहे हैं, जब कभी भी मुझे बराबर कैपेसिटर दिखेंगे मतलब C और C, जब कभी भी मुझे बराबर कैपेसिटर दिखेंगे मतलब C और C, तो इसका C इफेक्टिव कितना हो जाएगा? सिंपल, C इंटू C अपॉन C प्लस C। तुम इतना मत करो, C/2, C/2 बराबर कैपेसिटर दिखेंगे डायरेक्ट C/2। दो से ज्यादा दिख गए तो, दो से ज्यादा दिख गए तो आता है कॉन्सेप्ट नंबर 3। दो से ज्यादा मिल गए तो यानी 1 2 3 ऐसे ऐसे चलते गए n टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स तक है, n टाइम्स तक बराबर कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, C C C C। तो यहां पे C इफेक्टिव कितना हो जाएगा? यहां पे C इफेक्टिव कितना हो जाएगा भाई? यहां पे जो C इफेक्टिव हो जाए C/n। क्लियर? ये बच्चे लगाएंगे 1 अपॉन C इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। हम बच्चे थोड़ी हैं यार, हमारे पास समय की बड़ी कमी है, हमारे पास समय की बहुत कमी है, और इसलिए हमें समय को बहुत यूजफुल तरीके से उपयोग करना है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 और ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 याद रखोगे, प्लीज याद रखोगे। कैलकुलेशन यूं बढ़ेगी, स्पीड यूं आएगी, और कैपेसिटर के क्वेश्चन कतई दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है? होता यह है, तरीका यह है करने का। तुम जब कभी भी सीरीज में देखोगे, सो बेसिकली कितना आ जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर? यहां पे देखोगे अगर बराबर है तो C/2, और तीसरा अगर n लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां 2 लगे तो C/2, और अगर n लगे तो C/n। समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट किसी को? 2 लगे हैं C/2, n लगे हैं C/n। ठीक, ये 3 कॉन्सेप्ट बताए। अब बता रहा हूं एक चौथा कॉन्सेप्ट जो कि सीरीज के कैपेसिटर में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, पोटेंशियल नापने में, चार्ज नापने में, और बहुत सारी चीजें नापने में। पहले तो ये समझ जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये तरीका हम यूज करेंगे और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। ट्रस्ट में, थोड़ा शायद तुम्हें दिक्कत हो जाए, लेकिन बाद में तुम मुंह जबानी चीजें सॉल्व करने लगोगे, मुंह जबानी सॉल्व करने लगोगे। 4 और 4 दिखेगा, सट्ट से आंसर 2 लिखोगे। 4 और 4, 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड जुड़े, सट्ट से 2 लिखोगे ना यार, 4/2 कहां लगाओगे? 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 2/4, यानी 4/2 आंसर आएगा जो कि 2 होगा। इतना क्यों दिमाग लगाना, डायरेक्ट बराबर आंसर करो यार। अगर अलग आ गए, मान लो 3 और 4 आ गए, तो 3 गुणे 4 अपॉन 3 प्लस 4, 12/7 आ गया आंसर। सिंपल सी चीज। क्लियर है? तो ये 3 तो याद रखूंगा मैं, सिंपल ये गणित बस यहां पे लगा के तुम्हें दिखाया किस तरीके से तुम अपनी स्पीड को एनहांस कर सकते हो। नेक्स्ट चलता हूं दूसरा, इसमें जो एक बहुत मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, मजेदार से इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, वो है कि पोटेंशियल और चार्जेस के बारे में क्या जानकारी होती है जब भी मैं सीरीज में बात करूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है कि पोटेंशियल का, देखो चार्ज तो सेम रहता है, पोटेंशियल का बेसिकली बंटवारा कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट उसके बारे में, मतलब डिवीजन ऑफ पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है, ठीक है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब इसको याद करने का तुम्हें तरीका बता रहा हूं। देखो, याद तरीका एक कुछ इस तरीके से, भाई Q इज इक्वल टू C इंटू वी है, Q इज इक्वल टू C इंटू वी है। ये कैपेसिटर था, ये यहां बैटरी लगी हुई थी, इसका C1 था, इसका C2 था, मान लिया। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, ठीक है? चार्ज दोनों में सेम जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, प्लस Q चार्ज यहां से निकल रहा है और प्लस Q यहां से वापस जा रहा है, ठीक है? प्लस Q यहां से निकल के इसके थ्रू पास होते हुए यहां से जा रहा है। तो अगर इस क्वांटिटी को जरा ध्यान दो, अगर इस क्वांटिटी को ध्यान दो, अगर Q की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर ये भाई साहब कांस्टेंट हो गए, यानी C इंटू वी कांस्टेंट के बराबर है, तो क्या यहां से एक एनालिसिस निकाल सकता हूं कि इफ Q इज कांस्टेंट, अगर Q कांस्टेंट है तो भाई C की वैल्यू इनवर्सली रिलेटेड टू V है। अगर Q कांस्टेंट है तो C की वैल्यू इनवर्सली रिलेटेड टू V है, मान लिया बिल्कुल। तो C अगर इनवर्सली रिलेटेड टू V है, तो यहां से मैं तुम्हें जो चीज बता रहा हूं उसको देखो, ध्यान दो कि भाई V1 की जो वैल्यू होगी, जो V1 देख रहे हो ना, V1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक? और ऐसी V2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी C1
अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। इसको बिंदास तुम डिराइव कर सकते हो, पूरा प्रॉपर एनालिसिस से कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है। मेन चीज ये है क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पे नहीं डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा। देखो V1 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा। तो V2 की जगह आ जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। क्लियर है? समझ गए? समझ में क्या हुआ? मेघा क्या नहीं आया बताओ, क्या नहीं आया बेटा? क्या समझ नहीं आया? ये चीज समझ नहीं आई क्या? क्या नहीं आया? फटाफट चैट में बताओ कि जब कभी भी ये कॉन्सेप्ट क्रमांक 4 है, बहुत मदद करने वाले हैं तुम्हें। मैं अभी एक सवाल दिखाऊंगा जिसमें तुम क्लियर कट देख लोगे कि यार हाँ ये कैसे हेल्प कर रहा है। मोर देन 2 वाले के लिए भी बता दीजिए सर। मोर देन 2 वाले में बेटा तुझे तोड़ के 2 में बांटना पड़ेगा। जब मोर देन 2 कॉम्बिनेशन ऐसे दिखते हैं, जैसे मान लो एक ये कैपेसिटर आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है, और फिर एक ये आ गया। क्लियर? अगर मान लो इस तरीके का आता है, ऐसा आ जाता है, ठीक है, मान लो ऐसे ही आ जाता है, इस तरीके का आ गया मोर देन 2 में, ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे अपूर्व? इन दोनों का एक कंबाइंड निकालेंगे, इसका कंबाइंड निकालेंगे, फिर इसके अक्रॉस बता देंगे। इन दोनों का कंबाइंड निकाल के ही तुम इस मेथड को लगा पाओगे। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है? ये दो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के लिए वैलिड है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर उनके लिए ही ये आपका कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो अगर 2 से ज्यादा होंगे तो तुम्हें 2 से ज्यादा को 2 में तोड़ना पड़ेगा इसको। और एक और मान लो यहां पे आ जाता है, यहां पे आ जाता है, तो तुम इसको पहले रोको और फिर इन दोनों को जोड़ के फिर उसके अक्रॉस निकाल दो। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से मैं अपना एनालिसिस बदलता रहूंगा यार। जो सवाल में पूछा गया, सवाल मान लो बोलता है भाई मुझे इसके ऊपर चार्ज बताना है, तो मैं इसको जोड़ूंगा, इसके साथ जोड़ूंगा, ये पैरेलल में आंसर निकालूंगा, फिर सीरीज निकालूंगा और फिर बंटवारा कर दूंगा 2 में, तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? ये फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला नहीं समझे बेटा? देख ये फॉर्मूला सिंपल सी चीज कैसे आता है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, जो V1 की वैल्यू हो जाएगी, V1 की वैल्यू यहां देखो कितनी हो जाएगी, ये था ना केस, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 की वैल्यू हो जाएगी सर, जो भी मेरा यहां पे Q है, Q डिवाइडेड बाय C1, जो भी मेरा वहां पे Q है, Q डिवाइडेड बाय C1। ठीक है, दो करके ही सॉल्व करने चाहिए क्या? हाँ जी रोशन जी, दो करके ही सॉल्व करोगे तभी ये मामला सेट बैठेगा। दो करके सॉल्व करोगे तभी ये मामला सेट बैठेगा। आओ, कहां गए मेघा? मेघा कहां गई? हाँ, मेघा पूछ रही है ये कैसे आया सर, तो आओ इसको मैं सॉल्व करके तुम्हें बता देता हूं। V1 की वैल्यू कितनी थी? देखो ये केस था, इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूं। इसके अक्रॉस V1 था, इसके अक्रॉस V2 था, ये C1 था, ये C2 था। V1 और V2 की वैल्यू बता देता हूं। देखो यहां से चार्ज क्यों निकल रहा है, मानते हैं बिल्कुल। यहां पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, क्या वो जो चार्ज इस पे डिपॉजिट हो रहा है Q बाय C1 के बराबर होगा? मानते हो? मानना चलेगा यार, ये तो मानना पड़ेगा। इसमें जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है Q डिवाइडेड बाय इसका, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV तो हर जगह होल्ड कर रहा है ना, तो V की वैल्यू जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस आ गया। अब Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू हो जाएगी भाई जो तुम्हारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V। इसमें लगा के देख लो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव कैपेसिटेंस C हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, मतलब इसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस इनटू C इफेक्टिव। तो C इफेक्टिव इंटू V कर दोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी, तो कैपिटल Q की जगह रख देंगे C इफेक्टिव इंटू V डिवाइडेड बाय C1। अब C इफेक्टिव कितना था? C इफेक्टिव था मेरा C1 C2 V अपॉन C1 प्लस C2, ये था मेरा क्या? C1 C2 अपन C1 प्लस C2 C इफेक्टिव, और ये नीचे एक और C1 आ गया। देख C1 कैंसिल हो गया बेटा, तो देख V1 की वैल्यू आ गई C2V अपॉन C1 प्लस C2। यही जो पढ़ाया था वही आ गया, जो अभी बताया वही आ गया। क्लियर है? ये तरीका है निकालने का, लेकिन तुम इतना डेरिवेशन मत याद रखो यार। तुम कैसे याद रखो, वही मैंने बताया कि ये चीज सेम है दोनों में, तो C इनवर्सली रिलेटेड होगा V के, C इनवर्सली रिलेटेड होगा V के। जब इनवर्स रिलेटेड होता है तो उल्टी तरीके के भाव करेंगे ना यार। इनवर्स रिलेशन का मतलब उल्टा काम करना है कि नहीं? उल्टा काम करना मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। देखो न्यूमरेटर में V1 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। उल्टा काम, इनवर्स वाला काम। तो V2 विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। सट्ट से आंसर आएगा। तुमसे कोई पूछ रहा है भाई मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता दो इसके अक्रॉस, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज, इसके अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रहा है ना, ये डिवाइडेड बाय दोनों का सम इनटू V कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल। अरे मैं बिल्कुल दूंगा और इधर भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। इस क्लास में भी सवाल जवाब होंगे, तुम्हें सेट ये फॉर्मूला, ये पूरा एप्लीकेशन क्लियर बैठेगा तो ठीक है। इसको देख लो, ये डेरिवेशन है, ऐसी V2 का भी निकाल सकते हो तुम।
तुम V2 का भी निकाल सकते हो, अब तुमने पूछ लिया तो निकाल ही देता हूं। V2 की वैल्यू हो जाएगी सिंपल कितनी भाई, जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय C2, चार्ज था मेरा C इफेक्टिव इंटू V डिवाइडेड बाय C2, C इफेक्टिव सबको पता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V डिवाइडेड बाय C2, C2 से C2 कैंसिल, तो V2 की वैल्यू आ गई कितनी, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। देखो जो बताया वही है, क्लियर है। तो मैं क्या याद रखूंगा, मैं इन दो को याद रखूंगा। और कैसे याद रखूंगा मैं इसको कैसे याद रखूंगा, तो मैंने जैसे याद किया मैंने भी तुम्हें बताया कि क्योंकि Q सेम है तो C इनवर्सली रिलेटेड टू V उल्टे काम यानी दूसरे वाले पे डिपेंड करेगा, इस तरीके से मैं याद रखूंगा, ठीक, ओके। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तुम्हें नॉर्मली लोग ये बताएंगे, मैं तुम्हें 4 ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि तुम्हें सवाल फोड़ने में इतनी आसानी देंगे। कॉन्सेप्ट क्रमांक 1 ये फॉर्मूला याद रखूंगा, कॉन्सेप्ट क्रमांक 2 बराबर है तो आधा कर दूंगा, कॉन्सेप्ट क्रमांक 3 अगर n है तो डिवाइडेड बाय कर दूंगा, और चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई पोटेंशियल का बंटवारा कैसे होता है, ये रहा, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको पढ़ लिया हमने निचोड़ के, इसको पढ़ लिया निचोड़ के। अब सीरीज से रिलेटेड तुम देखना कितनी हेल्प करेंगे तुम्हारे, करके दिखाऊंगा सवालों में, तुम्हें सॉल्व करके कॉन्सेप्ट लगा के दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से तुम आंसर निकाल सकते हो। मुंह जबानी आंसर निकालोगे, ओरली आंसर निकालोगे, समस्या तो कतई होगी नहीं। बस 1 अपॉन C इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 मत याद रखना, सब बोलते याद रखने को, बस वही वो याद मत रखना, बाकी सारा देखो कमाल का मजा आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पे, पैरेलल पे। तो पैरेलल को भी वैसे ही समझेंगे, पैरेलल में भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, पैरेलल में भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे उस तरीके से ताकि सवाल सॉल्व हो और फिर उसको दिमाग में बैठाएंगे। चलो देखो पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में भी फटाफट एक तो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं भाई कि ये एक उधर ये हो गया, एक ये इधर हो गया, ये लगे हुए हैं कहां, ये लगा हुआ है पूरा का पूरा एक बैटरी के अक्रॉस, ठीक है, ये बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है V, ओके। अब यहां से वापस क्या होगा, एक चार्ज क्यू निकलेगा, एक चार्ज क्यू निकला, ओके कूल सर बढ़िया, चार्ज क्यू निकला, यहां से गया, पॉजिटिव से निकला, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब चार्ज को यहां पे दुविधा होगी, चार्ज को दुविधा क्या होगी, चार्ज को दुविधा ये होगी कि भाई उसे बटना पड़ेगा, बटना पड़ेगा क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो यहां बंटवारा होगा। यहां बंटवारा कैसे होगा, ऊपर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2, तो इस प्लेट पे चार्ज जो डिपॉजिट हो जाएगा वो Q2 हो जाएगा, इस प्लेट पे जो चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा वो Q1 डिपॉजिट हो जाएगा, ओके परफेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं, और वापस यहां मिलके Q निकल आएगा। अब इस चीज में एक कंडीशन और होगी, एक चीज अलग हो जाएगी, ये कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहां पे जो पिछले सिनेरियो में अलग अलग था, यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। कैसे बोल सकते, क्योंकि देखो ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये कनेक्टेड है इस वाले पॉइंट से, ये देख सकते हैं कनेक्टेड है डायरेक्टली इस वाले पॉइंट से। जब भी खाली नेकेड वायर अगर कनेक्ट रहता है ना एक पर्टिकुलर बैटरी से, तो जो पोटेंशियल इसका रहता है वही पोटेंशियल इसका क्रिएट हो जाता है। सेम सिनेरियो यहां पे होगा, ये नेगेटिव वाला इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल वही नेगेटिव हो गया, इसका पोटेंशियल वही पॉजिटिव हो गया। अल्टीमेटली बोलने का अर्थ यह है कि ये जो कैपेसिटर दिख रहा है C1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V ही होगा, और ये जो कैपेसिटर दिख रहा है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा। तो यहां पे केस पोटेंशियल के बंटवारे का नहीं होता, यहां पे चार्ज के बंटवारे का होता है। यहां पे किसका होता है, चार्ज के बंटवारे का, ठीक। तो इसको तो याद करना बड़ा सरल सा गेम है। सिंपल सी चीज यहां पे ये है कि यार देखो Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल Q के बराबर होगी, Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल Q के बराबर होगी, ओके। अब Q1 की वैल्यू कितनी, ये फॉर्मूला तो आता है Q इज इक्वल टू CV, तो बस इसका कैपेसिटेंस C1 इंटू V, तो C1 इंटू V प्लस इसका कैपेसिटेंस C2 इंटू V, C2 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों के अक्रॉस V है। और कैपिटल Q इसकी जगह अगर मैं मान लूं कि इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा दिया और उसको वही उसी बैटरी के अक्रॉस लगाया है और इसकी वैल्यू C इफेक्टिव के बराबर है, तो ये जो चार्ज बुलाएगा वो कैपिटल Q बुलाएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V रहेगा, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं C इफेक्टिव इंटू V के बराबर, V कैंसिल, तो C इफेक्टिव की वैल्यू हो गई C1 प्लस C2 के बराबर, C1 प्लस C2 के बराबर हो गई C इफेक्टिव की वैल्यू। ये तो सबको पता ही है, ये तो सबको पता ही है, क्लियर है। तो पैरेलल में कैपेसिटर्स किस हिसाब से जुड़ते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर उस हिसाब से जुड़ते हैं जैसे कि सीरीज में रेजिस्टर्स जुड़ते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर्स उस हिसाब से जुड़ते हैं जैसे कि सीरीज में रेजिस्टर्स जुड़ते हैं, ठीक है। सो C इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई, C इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है आप लोगों के सामने C1 प्लस C2 के बराबर, C1 प्लस C2 के बराबर, ओके ठीक है परफेक्ट बढ़िया। अब यहां पे भी कुछ कॉन्सेप्ट बताओ, यहां पे भी कुछ कॉन्सेप्ट बताओ, तो चलो यहां पे भी कॉन्सेप्ट बताता हूं, यहां पे भी कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहां पे ज्यादा कोई बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि इस एडिशन में कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। कंफ्यूजन होती जहां पे आपका
जो 1/c इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 वाला एडिशन होता है, वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट मेजरली है तुम्हें याद रखने वाले। एक तो कॉन्सेप्ट क्रमांक 1 ये है कि अगर n कैपेसिटर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं बराबर के, अच्छा एक चीज यहां लिखना भूल गया था क्या मैं, ये सब बराबर है, हाँ सीसी है, एवरी कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, तो यहां पे भी पैरेलल में है ना, पैरेलल में, तो यहां सी, यहां सी, यहां सी, और ऐसे ही यहां पे सी, और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन लगा एक बैटरी के अक्रॉस, वी के अक्रॉस, ठीक है, सी 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 सी। तो जो सी इफेक्टिव हो जाएगा, तो जो सी इफेक्टिव होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, n टाइम्स सी, सिंपल, ठीक है। 2 है तो 2c, 3 है तो 3c, 4 है तो 4c, सिंपल, nc सर, बिल्कुल nc सर एनसी सर। स्प्रिंग्स भी ऐसे ही फॉलो करती है ना सर, बिल्कुल सही बोला यार अपूर्व। स्प्रिंग्स में भी जो स्प्रिंग कांस्टेंट का एडिशन होता है, सही बोला, एकदम सटीक। स्प्रिंग कांस्टेंट का भी जो एडिशन होता है वो कैपेसिटर के जैसे होता है, वो जैसे कैपेसिटर जोड़ते हैं ना वैसा होता है, बिल्कुल सही समझा। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेजिस्टर के जस्ट ऑपोजिट होता है, दोनों का जो एडिशन होता है वो रेजिस्टर के जस्ट ऑपोजिट होता है, क्लियर है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसी तरीके से जोड़ते हैं, चलो ये समझ लिया। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट क्रमांक 2 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट क्रमांक 2 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक कॉन्सेप्ट किसके लिए है भाई, ये कॉन्सेप्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये कॉन्सेप्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 2 मिनट ही वेट करना, अभी एक बहुत सटीक वाला सवाल आ रहा है नीट का, नीट का बहुत तरीके वाला सवाल जस्ट आने वाला है, देखते रहना। यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब कैसा होता है, 2 में, अपूर्व 2 में होता है यहां पे भी, ठीक है। 2 में अगर तुमने एक बैटरी लगाई, ठीक, ये C1 है, ये C2 है, यहां से निकला चार्ज Q, ये बटेगा यहां पे Q1, ये बटेगा यहां पे Q2, तो इसके ऊपर जो चार्ज बटेगा, ये प्लस जो हो जाएगा वो प्लस Q1 होगा, और यहां पे नेगेटिव Q1, यहां पे प्लस Q2, और यहां पे नेगेटिव Q2, ठीक है। अब ये जो चार्जेस बन रहे हैं, ये जो चार्जेस बन रहे हैं Q1 और Q2, ये किस हिसाब से बन रहे हैं, तो आओ इधर देखते हैं। Q इज इक्वल टू C इंटू वी, पढ़ा है मैंने, बिल्कुल। अब अगर V की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, हो रही है क्या, हाँ बिल्कुल, इसके अक्रॉस भी V है और इसके अक्रॉस भी V है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, इसके अक्रॉस भी इसके अक्रॉस भी। तो अगर V की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो मेरा ये जो Q है ये मेरे C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो इफ V बिकम्स कांस्टेंट तो Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। Q की वैल्यू C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q की वैल्यू C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमने पिछला वाला तो इनवर्स रिलेशन में याद कर लिया, मतलब Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, और Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। समझ रहे हो, पिछले केस में इनवर्स रिलेशनशिप था, इनवर्स था तो इसके अक्रॉस, इसके ऊपर जो चार्ज था, जो इसके ऊपर चार्ज था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, या इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो दूसरे वाले पे, यहां पे उल्टा होगा, इसके ऊपर जो Q2 आएगा वो इसी पे डिपेंड कर, ये C, ठीक है, दिस इज C1, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है, ये C2 है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा प्लस Q2 वो C2 पे डिपेंड करेगा, देख लो Q2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा Q1, ये Q1 ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इसी पे डिपेंड करेगा, मतलब जो जिस पे चार्ज है वो उसी के कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। और ये कैसे याद किया मैंने, इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप देख के, डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो सीधी तरीके से चलेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप था तो उल्टी तरीके से चल रहे थे, डायरेक्ट रिलेशनशिप था तो उल्टी तरीके से चल रहे थे। समझ रहे हो बात को, क्लियर है, समझ आया भाई कि नहीं आया, समझ में आना चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए। चलो देखो बढ़े आगे, आओ इसको सॉल्व करते हैं, आओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं।
In figure, different capacitors are arranged. Find the equivalent capacitance across point A and B. A और B देख लो, A बोई इधर है, A B इधर है, इनके बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना है सर? इसमें भी दो दो करके ही सॉल्व करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोशन भाई, बिल्कुल डेफिनेटली दो दो करके ही सॉल्व करूंगा। तुम्हें वही तरीका दिखाऊंगा, तुम जरा एक बार ट्राई तो करके देखो। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इधर बैटरी लगेगी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। इधर ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, इसके अक्रॉस बताना है। और कोशिश ये करना कि मुंह जबानी करो, कोशिश ये करना कि मुंह जबानी करो, ठीक है? कोशिश पूरी ये रखना मुंह जबानी करो, डायरेक्टली सॉल्व मत करो, मतलब बिना कॉपी पेन को उठाए सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि है वो सवाल ऐसे ही, वो दोनों सवाल ऐसे ही हैं जो कि मुंह जबानी ही सॉल्व होंगे, ठीक है? ट्राई करो, ट्राई करो, लेट्स सी। आ रहा है किसी का आंसर? हार मान ली तो यार बता दो, या आगे आंसर तो ही बता दो। क्लियर सर, चलो सही है, स्प्रिंग्स भी ऐसे फॉलो करते हैं, चार्ज डिवीजन इन पैरेलल। हाँ, टफ है क्या? टफ तो नहीं है यार, इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा एकदम सरल एकदम। हाँ हाँ करो करो करो, नो सर कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं तुम लोगों को करने को, क्योंकि जब मैं तुम्हें बताऊं तो प्लीज सबका ध्यान मेरी तरफ। आया आंसर किसी का? ओके आगे यार आगे, गुड। एक का 18/4 सर, फर्स्ट वन 1.2 मिली फेराट। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, आओ देखते हैं। आ जाओ आ जाओ, पहला एक सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे का तुम्हें टाइम दूंगा। पहला देखो सब, पहला जरा देखो सब क्या करना है। मुंह जबानी कैसे सॉल्व करूंगा, बिना बिना पेन को उठाए कैसे सॉल्व करूंगा, देखो बताता हूं। बिना पेन को उठाए, पेन मैंने रख दी यहां पे, ये देखो ये मेरे हाथ में पेन है, ये मैंने रिमोट भी रख दिया, और ओरली ओरली मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा कैसे आंसर निकालना है, ठीक है? बिना कलम को उठाए। अब मुझे ए और बी के बीच में उठाना है, ठीक है? ए और बी के बीच में, यहां पे और यहां इसके बीच में, तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा देखना। सबसे पहले देख रहा हूं मैं, ये सीरीज दिख रही मेरे को, ये क्या दिखी मेरे को? सीरीज दिखे, क्या दिखे तुम्हें भी दिखे? ये यहां से ऐसे जुड़ रहा है वायर और सीधे यहां जा रहा है, ये पूरा का पूरा सीरीज। ओहो सीरीज है और बराबर है, सीरीज है और बराबर है, कॉन्सेप्ट याद है? सीरीज वाला कॉन्सेप्ट याद है? कॉन्सेप्ट क्रमांक 2, बराबर है, दो लगे हैं तो क्या हो जाता है? आधा। आधा आधा मतलब 6, 6 का जो इफेक्टिव होगा वो कितना होगा? 3। तो इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के अब बस एक लगाना है ऐसा, एक लगाना है ऐसा, और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 और 6 का आधा भैया 3, तो ये दोनों गायब। समझे कि नहीं समझे? अभी कोई कलम वलम कुछ नहीं उठाई मैंने, बिना ओरली एकदम 6 और 6 का, ये सीरीज में है, 6 और 6 का आधा 3, 3 और 3 पैरेलल में, 3 और 3 पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है? जुड़ जाता है मामला, पैरेलल में जुड़ जाएगा मामला, 3 और 3 6,
तो इसको हटाना है, इसको हटाना है, इन दोनों की जगह मात्र अब एक रहेगा ये, और वो उसके साथ सटीक यहां पे जुड़ेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6। एक जुड़ेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6, और ये वाला 6 इसके साथ सीरीज में, तो 6 6 का वापस आधा जो कि हो जाएगा 3, और 3 और 2 पैरेलल में, तो 3 और 2 5, 5 इज द करेक्ट आंसर। तुम लोगों को शायद समझ नहीं आया, इसलिए मैं दोबारा बताऊंगा। तुम लोगों को शायद समझ नहीं आया, करेक्ट आंसर कितना है? 5। करेक्ट आंसर है 5 भाई। ए का करेक्ट आंसर है 5। दोबारा बताता हूं, थोड़ा इसको डायग्राम को दोबारा बना के दिखाता हूं। देखो ए और बी, ए और बी, ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये सीरीज देखनी है, ये सीरीज देखनी है, क्लियर है? ये सीरीज देखनी है। इस पॉइंट को चाहो तो सी नाम दे दो, इस पॉइंट को चाहिए तुम्हें तो अगर सी नाम दे दो, और इसके बीच में बना दो, इसके बीच में यहां पे बना दो सी, ठीक। अब ए से सी, ए से सी तक जा रहे हो, यहां पे ए बना दिया, ये ए। अब ए ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। ए से सी के बीच में देखो एक 3 वाला दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ए से सी के बीच में एक 3 वाला दिख रहा है, दिख रहा है, ये रहा 3 मिली फेराड। फिर ए से सी के बीच में एक ये भी दिख रहा है क्या? ए से सी के बीच में एक ये भी दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ए से सी के बीच में 6 और 6 ये बना दिया मैंने, देखो एक 6 और ये 6, ठीक। ये 6 मिली फेराड, ये 6 मिली फेराड, ओके। फिर उसके बाद बस हो गया ना, ये 3 चला गया, 6 चला गया, 6 चला गया। उसके बाद ए से बी के बीच में दिख रहा है, हाँ 2 दिख रहा है, ए से बी के बीच में 2 दिख रहा है, ये रहा ए से बी के बीच में 2 मिली फेराड, ठीक है। फिर बी से सी के बीच में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कितना? 6 मिली फेराड। अच्छा ये माइक्रो है यार, यहां मिली था वहां पीछे माइक्रो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम मिली लेके कर लेंगे, बाद में यूनिटी तो चेंज करनी है, समझे? अब देखो सिंपल सी चीज, अब क्लियर कट दिख रहा होगा सबको, अब एकदम क्लियर कट दिख रहा होगा सबको। ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो इनका कितना हो जाएगा? सीरीज में है तो इनका हो जाएगा सर 3, और 3 पैरेलल में है क्या? हाँ बिल्कुल। तो इसका एक छोटा सा वर्जन यहाँ पे देखो, ऐसे बनाता हूं, छोटा छोटा करके बनाऊंगा। यहाँ पे अब ए सी और ये बी, अब ए में इधर हो गया एक 3 और ऊपर भी आ गया एक 3, ठीक। यहाँ पे हो गया 2 जो इससे जुड़ा है, और यहाँ पे हो गया 6, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 और ये 3, ये 3 और 3 अब किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। 3 और 3 पैरेलल में आ गए, तो यहाँ से एक और छोटू डायग्राम बनाते हैं। 3 और 3 पैरेलल मतलब 6, तो यहाँ पे ए ये हो जाएगा 6, ये सी, फिर यहाँ पे एक 6, फिर ये बी, ये 6, और इधर आ गया सीधे 2। अब ये ए, ये 6 और 6 तुम्हें सीरीज में दिख रहे होंगे, 6 6 सीरीज में, तो क्या हो जाएगा भाई? सीरीज में आधा हो जाता है, तो 6 का आधा कितना? 3, 6 का आधा कितना? 3। तो अब ये ए और ये सी को अब बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन पूरे सर्किट को तुमने एक में तोड़ दिया है। तो एक आ जाएगा ये 3 और एक आ गया यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा? पैरेलल में 3 + 2, यानी सी इफेक्टिव हो जाता है 5 मिली फेराड या माइक्रो फेराड, जो बोलना है तुम्हें बोल लो। यूनिट माइक्रो है तो माइक्रो हो जाएगी, मिली है तो मिली हो जाएगी। सर बिना दिमाग के ही समझ गए? बिना, अच्छा बिना डायग्राम के ही समझ गए? अरे हाँ यार, वही तो मैं मेन यही तो बात है रोशन जी। देखो यही तरीका, ये स्किल देखना है तुम्हें, तुम्हें स्किल सीखनी है। ये स्किल आज तुम सीख के जाओगे भाई, ये स्किल आज तुम्हें मैं सिखाए बिना जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा मैं। स्किल तो आज मैं तुम्हें सिखा के जाऊंगा कि बिना बिना डायग्राम बनाए कैसे देखना है, कैसे देखना है, कैसे दिखा मुझे कि यार ए से बी के बीच में निकालना, तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख गया, और फिर मुझे आधा, वो सर ने कॉन्सेप्ट बताया था, बराबर होते तो आधा हो जाएगा, 6 6 का आधा 3, फिर 3 और 3 ये पैरेलल आ जाएगा, ये पैरेलल में आएगा पूरा का पूरा, 3 और 3 पैरेलल, फिर 6 हो जाएगा, और फिर ये 6 इसके साथ फिर सीरीज में, तो 6 और 6 आधा, फिर 3 हो जाएगा, और फिर 3 इसके साथ पैरेलल में, तो 3 + 3, 3 + 2 5 हो जाएगा। सिंपल सी चीज, 5 मिली फेराड। समझ में आया सबको? ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट किसी को भी, कोई प्रॉब्लम? मेघा, केशव, रोशन, अपूर्व, बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या जितने भी चार्ट में? और अब समझ आ गया तो बी को बताओ, बी को बताओ। वापस से सेम चीज, पेन यहां रख दी, रिमोट यहां रख दिया, बिना कलम उठाए सॉल्व करके हमें सीखना है, और हम वैसे ही करेंगे ओरली, ओरली करेंगे, ओरली, ठीक है, बिना कलम कॉपी पेन उठाए, ठीक है। आओ देखो, देखते हैं।
सबसे पहले ए और बी के बीच में निकालना है, सबसे पहले ए और बी के बीच में निकालना है। एक सटीक एक नजर देखते हैं तो यहां 9 को देखा, अरे यार यहाँ पे तो जंक्शन बन रहा है 3-4 है, ओ इधर भी जंक्शन साइड बन रहा है 3-4 है, यहां भी नहीं समझ आ रहा है यार पैरेलल है सीरीज है। इस पॉइंट पे देखा, यहां भी समझ नहीं आ रहा पैरेलल है। मतलब एक चीज तो समझ में आ रही, यहां से देखने में तो मामला सही नहीं है, यहां से देखने में तो मामला सही नहीं है भाई, क्योंकि 9 किसी के साथ पैरेलल में है ही नहीं। 9 पैरेलल में तब होता है जब वो डायरेक्ट बस किसी और, बस उसके और उसके बीच में और कुछ ना हो, पैरेलल में बस वो दोनों। तो ना तो ये 9 के साथ सीरीज बोल सकता हूं, ना इसके साथ ये पैरेलल बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पे एक जंक्शन बन गया। तो इन दोनों में कुछ नहीं, इन दोनों में कुछ नहीं। फिर यहां तीसरे पे नजर गई, लास्ट वाले पे नजर गई। और कभी कभी यही चीज होती है, कभी कभी हम शुरू से ही देखते रहते द्वार का और पता चले पीछे का द्वार खुला रहता है। तुम आगे से गेट खोले जा रहे हो, खोले जा रहे हो, खोले जा रहे हो, पता चले तुम्हारे घर में घुसने का द्वार भाई पीछे बना हुआ था। तो प्लीज घर में घुसने से पहले पीछे का द्वार देख लें। और जैसे ही आप पीछे जाएंगे आप एक बहुत मजेदार चीज देखेंगे कि यहाँ पे तीनों जो ये कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तीनों के तीनों कैपेसिटर सीरीज में है। और मजे की बात, तीनों बराबर है। तो सर ने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था ना कि यार अगर बराबर कैपेसिटर मिलते हैं और सीरीज में है तो फाइनल कितना हो जाएगा, जितना कैपेसिटेंस है डिवाइडेड बाय एन, मतलब 9/3 करना है। 9/3 कितना हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा 3, 9/3 हो जाएगा 3। तो इन तीनों को गायब करो और यहां पे एक लगाओ 3 का, ठीक है। इन तीनों को गायब किया, लगाया 3 का। अब ये 3 6 के साथ कैसा है, पैरेलल में। तो ये 3 और 6 नॉर्मल जुड़ेगा, 3 + 6 9। तो वापस हिसाब वैसी हो जाना है, यहां 9, फिर इन दोनों का 9 और फिर ये 9। तो जैसा हिसाब यहां जोड़ा वापस वही हिसाब यहां पे। फिर 9/3 होगा, वो 3 6 से जुड़ेगा और फिर 3 + 6 9, फिर 9 9 9 3 बार, तो 9/3 आ जाएगा आंसर 3। यस एब्सोल्युटली करेक्ट यार मेघा केशव, बहुत बढ़िया, बहुत सही भाई। 3 इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही बोला आपने, एकदम सही बोला है केशव जी। 3 मिलीफेराड इज द करेक्ट आंसर। जिन जिनका 3 आया वो एकदम सही है, एकदम सही है। और तरीके से समझ गए आप, यही अप्रोच यूज करनी है, बिना कॉपी बिना पेन के यूज किए हम ओरली सॉल्व करेंगे। अब इसको थोड़ा डिटेल तरीके में समझते हैं ताकि तुम्हें भी और क्लियरिटी आ जाए। ये गुड, नाइस। चलो देखते हैं अब इसमें क्या करना था। सबसे पहले ये 3 तुम्हें दिख रहे हैं 9, ये सीरीज में दिख गए, सीरीज में दिख गए। तो इसका एक इससे छोटा सा डायग्राम ये बनाएंगे। ये 9, ये इधर 6, ये इधर 9, इधर गया, फिर ये 9, फिर ये 9 और यहां पे ये 6। और इन तीनों की जगह में अब क्या लिख दूंगा, 9/3 यानी 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब ये 3 माइक्रोफेराड इस 6 से जुड़ेगा, ठीक है। और यहां पे 9 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 9 है। तो अब ये 3 और 6 जुड़ेंगे और कितना हो जाएगा, ये 3 और 6 जुड़ेंगे, ये 3 और 6 जुड़ेंगे तो ये 9, ये 6, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 9। तो 6 और 3 ये आ गया 9, ये भी आ गया 9, ये भी आ गया 9, ये आ गया भाई 6, ये आ गया 9, ये आ गया 9। तो ये फिर वापस से 9 9 9 का 3 का सीरीज आ गया, 3 का सीरीज आ गया 9 का। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, इन तीनों में वापस 9/3 जो कि 3 हो जाएगा और 3 और 6 फिर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 6, फिर 9 और यहाँ पे एक आ गया इसके पैरेलल में 3। तो 3 6 9 हो जाएगा, ये भी 9, ये भी 9। तो फाइनली आंसर ये आ जाएगा, ये 9 9। क्लियर, ये पॉइंट ए मेरा, ये पॉइंट बी मेरा, ये 9, ये 9, ये 9। सो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, सी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 9/3 जो कि हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, समझ आया, कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस रहा है, कॉन्सेप्ट ने कुछ हेल्प की, कुछ हेल्प की कॉन्सेप्ट्स ने। बताओ सीरीज वाले में, पैरेलल वाले में, दो के पेयर ने कुछ मदद की क्या तुम्हारी? दो के पेयर में सॉल्व कर रहे हैं भाई, देख लो, बस दो के पेयर में सॉल्व कर रहे हैं और कैसे आंसर आ रहे हैं। तो दो के पेयर में ही करना है। अभी इसमें पोटेंशियल और चार्ज का एलिमेंट तो डाले ही नहीं है, जब पोटेंशियल और चार्ज का एलिमेंट डालूंगा तब और मजा आएगा, तब समझ में आएगा कि यार हाँ ऐसे पढ़ते हैं हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसी अप्रोच से हमें यूज करना है, बिना कॉपी पेन उठाए ही आंसर निकालना है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं, एक और जरा देखते हैं। आओ, ये AIPMT 1999 का सवाल है, इसको भी देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। AIPMT 1990 का सवाल क्या बोलता है कि इसमें बताओ कितना आंसर आएगा, इसमें बताओ कितना आंसर आएगा। अब ये थोड़ा स्टैंडर्ड सा केस है,
तुम लोगों ने अभी एक पर्टिकुलर चीज नहीं पढ़ी जिसे बोलते व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसी से रिलेटेड ये पर्टिकुलर सवाल है। इसको मैं कराऊंगा, इसका पूरा डेरिवेशन कराऊंगा। कहां? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें कराऊंगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप में से कोई अगर ड्रॉपर है या आप लोग एक अटेम्प्ट दे चुके हो तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं यार केशव, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। आओ देखो कैसे करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कितने कितने तरीकों के होते हैं पहले तो ये बताता हूं तुम लोगों को। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इतने तरीकों के होते हैं। एक तो तरीका ये होता है, ठीक है, एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के, एक तो तरीका ये होता है, और थर्ड जो तरीका होता है वो ये होता है। ठीक है, ये तीनों जो केस तुम देख रहे हो, ये तीनों जो केस तुम देख रहे हो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अलग अलग तरीकों से लिखे गए मेथड्स हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ पे ड्रॉपर हैं, अपूर समझ आ रहा है? ये आटा पत्थर का पुल है क्या बोल रहा है यार? बढ़िया सर, हमने कमल सर ने बताया आज। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया, क्या बात है, क्या बात है। कमल सर ने व्हीटस्टोन ब्रिज बताया तुम लोगों को? गजब यार, कमल सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नोट करना था सर अच्छा क्वेश्चन नोट करना था, क्या क्वेश्चन नोट करना था बेटा? ये देख देख, ये रहा 6 है, 6 है। ये वाला कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। अच्छा, गेहूं भाटे का ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज केमिस्ट्री में भी है। हाँ यार, अच्छा गेहूं भाटे का ब्रिज बताया, बढ़िया बढ़िया यार, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा फिर तो कमल सर से। गेहूं भाटे का ब्रिज। थर्ड डायग्राम, हाउ टू अंडरस्टैंड इन व्हीटस्टोन टाइप सर, बिल्कुल बताता हूँ। चलो केशव देखो, अब यहाँ पे ये जस्ट मैंने तुम्हें तरीके बताए, ठीक है। ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ पे सब तुम देख पाओगे। ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में क्या लगेगा? बैटरी लगेगी बेटा, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में क्या लगेगा? बैटरी लगेगी। अब देख क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको C1 नाम देते हैं, इसको C2 नाम देते हैं, इसको C3 नाम देते हैं, इसको C4 नाम देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा अपना नॉर्मल C। ऐसे ही यहाँ पे क्या नाम दोगे? इसको C1 नाम दे दो, इसको C2 नाम दे दो, इसको C3 नाम दे दो, इसको C4 नाम दे दो, ठीक। और ये आ जाएगा तुम्हारा C। ऐसे ही यहाँ पे इसको C1 नाम दे दो, इसको C2 नाम दे दो, इसको C3 नाम दे दो, इसको C4 नाम दे दो, और यहाँ आ जाएगा C। क्लियर? तो मेन मुद्दे की बात है, इन चारों ही केसेस में डायग्राम देख लो क्लियरली। अगर ए में, मतलब ये फर्स्ट डायग्राम में, ये सेकेंड डायग्राम में, ये थर्ड डायग्राम में, तीनों ही डायग्राम में इन 1, 2 and 3 इफ C1 is to C2 is equal to C3 is to C4 होता है, या फिर C3 को इधर ले आओ तो कुछ किताबों में भी लिख रहा था C1 is to C3 is equal to C2 is to C4, एक ही चीज है। नो चार्ज will flow through C कैपेसिटर के थ्रू कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। सिंपल सी चीज, ये कॉन्सेप्ट बोलता है यार, ये कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है, कि अगर इसका रेशियो इज टू इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो इज टू इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसका रेशियो इज टू इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो टू इसका रेशियो हो जाएगा। दोनों ही चीजें एस्टैब्लिश्ड है। तो ये बीच वाला जो तुम देख रहे हो ना, इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहता, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं रहता। अब लोग इसको बीच वाला यही समझते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसा केस आता है। इसमें इस वाले पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें किसके थ्रू नहीं जाएगा? इसमें इसके थ्रू नहीं जाएगा। इसको अगर तुम ऐसे बनाना चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो। देखो ये वही डायग्राम है। कैसे कैसे समझेंगे सर? इस पॉइंट को x नाम दे दो, इस पॉइंट को y नाम दे दो। तो देखो a से x, ये रहा, a से x के बीच में C1 लगा है, हाँ इधर भी लगा है। फिर उसके बाद a से y के बीच में, ये y हो गया, a से y के बीच में C2 लगा है, देखो यहाँ पे भी a से y के बीच में C2 लगा है। फिर उसके बाद x से y के बीच में C लगा है, यहाँ पे देखो x से y के बीच में C लगा हुआ है। फिर उसके बाद x to b
C3 लगाए, हाँ बिल्कुल लगा, और Y2B C4 लगाए, Y2B C4 लगाए। सेम चीज यहां पे भी तुम देख सकते हो। क्लियर है? तो तीनों केसेस सेम है, तीनों केसेस सेम ही है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें घुमा भी देते हैं बच्चों को और प्रॉब्लम में भी फंस जाते हो। तो यार हम तीनों ही समझ लेंगे तो फिर कहां से घुमाओगे? तो ये तीनों ही आते हैं आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज में यही 3 केस आएंगे इन्हीं 3 तरीकों से दिया रहता है और इन्हीं 3 को याद करना है। तो हम अभी जिस केस में फंसे हुए हैं, हमें जो सवाल या जो क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT 1999 में, उसने पूछा है थर्ड वैरायटी में, उसने पूछा है थर्ड वैरायटी में। और देखो क्या ये जो चीज दिखी हुई है वो लग रही है इसमें? हाँ जी बिल्कुल लग रही है। 6/6, 6/6, हाँ 6/6 क्या इस 6/6 के बराबर है? देख लो, खुद देख लो, पहले तो तसल्ली कर लो कि ये वही केस है कि नहीं है, एकदम वही केस है कि नहीं है। यहाँ पे A लिया है, यहाँ पे B, इस पॉइंट को B ले लिया मैंने, इस पॉइंट को X लिया था और इस पॉइंट को Y ले लिया, ठीक है, वही पूरा का पूरा केस है। अब इसका रेशियो C1:C2 क्या C3:C4 के बराबर है? हाँ, 6/6 इक्वल्स टू 6/6 होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके थ्रू कोई चार्ज नहीं जाएगा, इसके थ्रू कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है, समझ गए? मतलब मेन कॉन्सेप्ट जो यहां लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का लग रहा है, और सिंपल सी चीज, नो चार्ज विल फ्लो, नो चार्ज विल फ्लो इन द ब्रांच CB, जो सवाल में दी हुई है, CB के थ्रू कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है, CB के थ्रू कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, सिंपल सी चीज। और अगर CB के थ्रू कोई चार्ज नहीं जाएगा तो सवाल बड़ा सरल हो जाता है। फिर उसके बाद देखो यहां X पॉइंट दिया हुआ है, या A पॉइंट मान लो, ये A पॉइंट है, उसके बाद ये C दे दिया, फिर उसके बाद ये B दे दिया, फिर ये D दे दिया। तो अब देखो A से C एक कैपेसिटर बना दिया, फिर C से B तो कुछ भी नहीं है, C से B कुछ भी नहीं है, फिर A से B एक और कैपेसिटर ये बना दिया, A से B एक और कैपेसिटर। उसके बाद फिर A से B बना दिया, फिर C से D बनाओ, C से D बना दिया, और B से D बनाओ, B से D बना दिया। तो तुम देखोगे ये पूरा एक सीरीज हो जाता है, और ये भी पूरा एक सीरीज हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ACD एक सीरीज बन रही है ना, देख लो, ACD एक सीरीज, और ऐसी ये वाला पॉइंट भी B है, ABD भी एक सीरीज हो गई। तो यहाँ पे 2 सीरीज आ जाती है। मेनली तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा ऐसे हो गया कि ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट D हो गया, एक ऊपर बन रहे हैं ऐसे 2 वाले, और नीचे यहां बन रहे हैं 2 वाले। तो बस फिर सीरीज में तो तुम्हें बड़ी आसानी से आंसर निकाल ही सकते हो। ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, 6 है, 6 सीरीज में तो 6/2 3, 6 सीरीज में 6/2 3, बाद में क्या बचेगा? यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 3, ठीक है, 3 और 3 का पैरेलल में कितना हो जाएगा? 6। तो करेक्ट आंसर कौन सा है भाई? ऑप्शन क्रमांक A, 6 माइक्रोफैराड। क्लियर है? समझ में आया सबको? ये सब पूरा एकदम सही बोला रोशन भाई, एकदम सही बोला आपने, करेक्ट आंसर, एकदम सटीक तरीके से आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया। क्लियर है? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? समझ आया? केशव समझ आ गया हाउ टू डिवाइड दैट? केशव थर्ड डायग्राम क्लियर है? ठीक है, चलो बढ़िया, समझ आ गया तो बहुत अति उत्तम बात है। अब आओ एक ये सवाल करते हैं, AIPMT 2010 का, बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। देखो जरा क्या सवाल है कि a series combination of N1 capacitor, a series combination of N1 capacitors, each of value C1 is charged by a source to potential difference 4V, ठीक। दूसरा है when another parallel combination of N2 capacitors, each of value C2 is charged by a source of potential difference V, it has the same energy stored in it as the first combination has. The value of C2 in terms of C1 is, C2 की वैल्यू C1 में क्या है? ये एक स्टैंडर्ड सवाल है जो कि जेई मेन और नीट में पूछा जाता है, ठीक है। ये n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का, ये जेई मेन और नीट का एकदम स्टेपल सवाल है, आता ही है, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड भी है। तो यही स्टैंडर्ड के सवाल भी आते हैं, और ये सवाल करने में यार देखो है इजी, लेकिन लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया यार, वो कॉन्सेप्ट्स याद रखोगे ना कॉम्बिनेशन वाले, 2-2 के हिसाब में और n नंबर के हिसाब में, हमेशा सुकून में रहोगे भाई, हमेशा सुकून में रहोगे। और वही कॉन्सेप्ट आपको रजिस्टर में भी याद रखना है,
ठीक है, बस बच्चों जैसे सी इफेक्टिव इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे, या 1 अपॉन सी इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 ऐसे ऐसे याद करोगे, हमेशा प्रॉब्लम में फंसते रहोगे, समय भी जाएगा, और समय तो जाएगा ही, और समय ही सबसे कीमती चीज है। फिजिक्स में क्या है सबसे कीमती चीज? समय, क्योंकि नीट का एनालिसिस लोगे सबसे ज्यादा समय लगता है फिजिक्स में, सबसे ज्यादा समय लगता है भाई फिजिक्स में, क्लियर कट बात। और जिस हिसाब के पेपर आ रहे हैं फिजिक्स के पिछले 2-3 सालों से, वो उस लेवल के नहीं है, क्योंकि तुम देखोगे अच्छे सवाल जो हैं 2018-19 या सॉरी 20-21-22 या 23 में नहीं बने, ठीक है, थोड़े सवाल का लेवल गिरा तो है, लेकिन उससे पहले के सवाल उठा के देखोगे भैया तो जेई मेन के ऊपर के लेवल आए हैं, तो कभी भी आ सकता है। नीट किसी भी दिन बोले यार, जैसे इस बार ही क्या हुआ है, इस बार तुम देखोगे 700 पे रैंक का भंडारा देख रहे हो कितना बड़ा है, 700 के ऊपर ही, मतलब किसी की अगर 670 680 है तो भाई उसकी इतनी पीछे रैंक आई है कि क्या बताऊं। हाँ, तो वही बता रहा हूं, मतलब कि यार पेपर अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो इस बार एनटीए ने रिजल्ट दिया है कि यार 700 के ऊपर इतने सारे बच्चे, पेपर इतना सरल बना दिया तुमने, तो पेपर का लेवल तो बढ़ाएंगे यार, पेपर का लेवल बढ़ाएंगे, नहीं तो थोड़ा अनकन्वेंशनल रखेंगे, नए टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इंट्रोड्यूस कर दे, जिससे तुम थोड़ा प्रॉब्लम में फंस जाओ, क्या पता इंटीजर टाइप आने लग जाए जेई एडवांस जैसे। ठीक है, आंसर आया कुछ? सर पोटेंशियल पी बाकी है क्यों? पोटेंशियल पी बाकी है क्यों, क्या पूछ रहा है भाई? आंसर नहीं आया? देखो भाई लोग, आंसर क्या है इसका, चलो बताते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है N1 कैपेसिटर की, N1 कैपेसिटर की सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये रहा। N1 है सीरीज में, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? इनकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी? सी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी C/C1/N1, खत्म बात। पढ़ तो लिया है मैंने, पढ़ तो लिया है, कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, C1/N1, C1/N1, सबकी C1 C1 C1, सबकी C1 C1 C1, ठीक है, N1 टाइम से, ओके। और इसको किसके अक्रॉस लगा दिया? इसको लगा दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस 4V के अक्रॉस, इसको लगा दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस 4V के अक्रॉस। चलो सही है, बढ़िया। तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी? एनर्जी कितनी स्टोर होगी इसमें? एनर्जी जो स्टोर हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी हाफ सी इफेक्टिव इंटू वी स्क्वायर। सी इफेक्टिव कितना है इसका? सी इफेक्टिव है आपका C1/N1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4V का होल स्क्वायर। ये हो गई इसकी एनर्जी E1, ये हो गई इसकी एनर्जी E1, ठीक है, ओके। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि तुमने another parallel combination of N2 कैपेसिटर्स each of value C2, भाई N2 लगाए हैं कैपेसिटर पैरेलल में, तो ये C2, ये C2, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, यहां पे एक और C2, तो ये सब इधर ऐसे जुड़ गए, ठीक है, ये ऐसे जुड़ गए, ये C2, ये C2, ये C2, तो यहां पे जो C इफेक्टिव आएगा इसकी जगह मैं एक मान लूं, यहां पे C इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N2 इंटू C, N2 इंटू C2, समझ रहे हो ना? पैरेलल में तो जुड़ जाता है मामला, पैरेलल में जुड़ जाता है मामला। अब इसको लगा दिया किसके अक्रॉस? इसको लगाया है सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस, इसको लगा दिया V के अक्रॉस, ठीक है, तो इसके अंदर जो एनर्जी हो जाएगी कितनी हो जाएगी भाई? E2 हो जाएगा 1/2 C इफेक्टिव इंटू वी स्क्वायर। अब C इफेक्टिव कितना है यहाँ पे? C इफेक्टिव है यहाँ पे N2 इंटू C2 इंटू V की वैल्यू V स्क्वायर ही है, तो ये हो गई मेरी E2, ठीक है, ये मेरी E2 आ गई, ये मेरी E1 आ गई, वो मेरी E2 आ गई। अब क्या बोल रहे हैं? इट हैज द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैज। दोनों में एनर्जी सेम है, दोनों में एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दोनों में एनर्जी सेम है, यानी E1 इक्वल्स टू E2 है, यानी E1 इक्वल टू क्या है भाई? E1 इज इक्वल टू E2 है। अब E1 इक्वल्स टू E2 यानी कि हाफ C1/N1 इंटू 16V स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 4V स्क्वायर था, इज इक्वल टू हाफ C2 इंटू N2 इंटू V स्क्वायर, V स्क्वायर कैंसिल, हाफ हाफ भी कैंसिल। क्या पता करना है? द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1, C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C2 विल बी इक्वल टू
16c1 अपॉन n1 n2। ऑप्शन है क्या ये? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। आया किसी का? फोर्थ वन, यस बिल्कुल सही बोला भाई। चौथा आंसर एकदम सटीक और करेक्ट है। 16c1 अपॉन n1 प्लस n2। 16c1 अपॉन n1 प्लस n2, ये है मेरा करेक्ट आंसर। ये है मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर? इसको सॉल्व करने की ट्रिक बताऊं? इजी था। अभी रुक, एक ट्रिक बताता हूं पूर, एक मजेदार ट्रिक बताता हूं। मजेदार, ध्यान दो सब, इधर ध्यान दो, एक ट्रिक बताता हूं बढ़िया सी। को सवाल में n1 n2 है, सवाल में n1 n2 है, n1 इक्वल टू n2 मान लो, n1 इक्वल टू n2 मान लो, और कितना मान लो? 1। n1 इक्वल टू n2 मान लो और आंसर मान लो 1। ठीक है, तो अब देखो, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C1। एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू क्या है? C1। इसको कहां लगा है? 4 वोल्ट के अक्रॉस। तो इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी? एक कैपेसिटर है, मात्र एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर लगाया 4 वोल्ट के अक्रॉस, तो इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ CV², CV यानी 16V²। ठीक, क्लियर? ये C1 हो गया। दूसरे में क्या किया? यहां पे क्या है? दूसरे केस में N2 है कॉम्बिनेशन, और वो उसमें C2 लगे, तो इसमें इसको किसके अक्रॉस लगाया भाई? एक ही कैपेसिटर है, इस केस में V के अक्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा V। तो यहां पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ C2 इंटू V²। ये देखो क्या हिसाब समझ में आ रहा है। दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर होंगे तो 16C1V² इज इक्वल टू C2 इंटू V²। तो V² कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 टाइम्स C1, 16 गुणे C1। ठीक है, अब ऑप्शंस देखो जरा, ऑप्शंस देखो, हर जगह n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू 1 रख दो, हर जगह n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू 1 रख दो। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। देख सकते हो तुम, n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू 1 रखोगे, ये बैठ ही नहीं रहे। हाँ, इन दोनों में बैठ जा रहे हैं, इन दोनों में बैठ रहे हैं कि यहाँ पे भी 16C1 आ रहा है, यहाँ पे भी 16C1 आ रहा है। तो कोई नहीं, इसका भी तोड़ बताता हूँ, इसका भी तोड़ बताता हूँ। n2 की जगह 2 ले लो, n1 की जगह 1 ले लो। n2 की जगह 2 ले लो, n1 की जगह 1 ले लो, या फिर n1 की जगह 2 ले लो, n2 की जगह 1 ले लो। जो तुम्हें सरल लगे वो 2 ले लो। जैसे कि यहाँ पे पैरेलल में डायरेक्टली जुड़ता है, तो एक काम करो, n2 इक्वल टू 2 ले लो, तुम n2 इक्वल टू 2 ले लो, n1 इक्वल टू 1 ले लो। ठीक है, अब करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, अब करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। चलो n2 इक्वल टू 2 लेके देखते हैं, n2 इक्वल टू 2 लेके देखते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E1 की तो वैल्यू आ जाएगी भाई हाफ C1 इंटू 16V², है कि नहीं? और E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ C इफेक्टिव कितना हो जाएगा? पैरेलल में जोड़ रहा है, तो n2 2 ले लिया ना, तो 2C आ जाएगी, 2C2 इंटू V²। सिंपल सी चीज। तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी C1 इंटू 16V² इज इक्वल टू 2C2 इंटू V²। V² कैंसिल, 2 जाएगा 8 से, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स C1। C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 टाइम्स C1। C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 टाइम्स C1। अब देखो, तुमने N2 को क्या लिया था? N2 को 2 लिया था। समझ नहीं सर, नहीं समझी ट्रिक? रुको मैं बताता हूं, अभी बताता हूं। तुमने क्या लिया था? तुमने देखो n1 इज इक्वल टू 1 लिया और n2 इक्वल्स टू 2 ले लिया। मतलब कि पैरेलल में n1 क्या था? n1 था किसके बारे में? n1 था भाई सीरीज में, n1 था सीरीज में। तो n1 1 लिया, यानी एक कैपेसिटर लगा है बस, और किसके अक्रॉस लगा है? 4 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस। ठीक है, एक कैपेसिटर C1 लगा है। n2 इक्वल टू 4 मतलब, n2 इक्वल टू 4 मतलब सॉरी n2 इक्वल टू 2 मतलब कि दो कैपेसिटर लगे, दो कैपेसिटर लगे C2 और C2, और कहां लगे? V वोल्ट की बैटरी में। तो इनका कितना हो जाएगा? C2 बाय C2, 2 टाइम C2 हो जाएगा, पैरेलल में लगे 2 टाइम C2 हो गया। ये देखो C इफेक्टिव आ गया, हाफ C इफेक्टिव इंटू V², पोटेंशियल डिफरेंस V, ये इसकी एनर्जी। E1 कितना हो जाएगा? एक ही रखा, क्योंकि तुमने N1 की वैल्यू कितनी मानी? 1 मानी, और N2 की वैल्यू कितनी मानी? 2 मानी। तो N1 की जगह कितना आ जाएगा? बस एक ही है, तो हाफ C1 इंटू 16V²। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो हाफ हाफ कैंसिल, 16C1V² इक्वल्स टू 2C2V²। 2 इससे कैंसिल होगा, 8C1, यानी C2 की वैल्यू 8C1 आ जाएगी। अब देखो कौन से ऑप्शन में सेट बैठ रहा है। इधर रखोगे नहीं बैठेगा, इधर रखोगे नहीं बैठेगा। अब इन दोनों में रखोगे ना, तो यहाँ पे 16 इंटू 2/1। देखो n2 की वैल्यू क्या ली थी? 2, n2 की वैल्यू 2 ली थी। 16 इंटू 2/1 इक्वल्स टू C1। यहाँ 32C1 आ गया, नहीं ये भी नहीं है। यहाँ रखोगे 16/1 इंटू 2, 16/1 इंटू 2, 8C1 आ रहा है क्या? हाँ हाँ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। समझ आया? क्लियर है? n2 इक्वल्स टू 2 क्यों लिया मैंने? अरे मैं ये तो ट्रिक बता रहा हूं बेटा,
ये ऑप्शन एलिमिनेट करने की ट्रिक बता रहा हूं यार। कोई नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। सर हम कैसे समझेंगे ये कब लगाना है? ये तब तुम समझ सकते हो जब ऑप्शंस में N1 N2 दिया होगा। तो ऑप्शन में जैसे यहां पे N1 दिया है और C1 दिया है, यहां N2 दिया है, C2 दिया है, और ये ऑप्शंस में दिख रहे हैं, तो तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तब तुम यूज, देखो पूरा मेथड तो मैंने बता दिया, पूरा मेथड मैंने तुम्हें बता दिया, क्लियर कट बात। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि सर ये बट मैंने कॉन्सेप्ट से, ठीक है कोई नहीं, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ट्रिक को बेसिकली बताऊं कैसे यूज, मतलब देखो यहां यूज ना है लेकिन बाद में किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में यूज आ जाती है, ठीक है। तो हमें सवाल को 2-3 तरीके से देख के करना चाहिए यार, हमारी बेटरमेंट के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट कब ज्यादा सटीक तरीके से समझ में आ जाए। तो शॉर्टकट ट्रिक कुछ नहीं है। सर N22 कैसे लिया बेटा? N22 मैंने अपने मन से ले लिया। मैंने क्या मान लिया, यहां पे तुमने N1 N2 फिक्स तो किया नहीं है, तुमने बस बोल दिया N1 सीरीज में लगे, N2 पैरेलल में लगे। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं मान लेता हूं एक ही विचार है वो सीरीज में लगा है और 2 विचारे हैं वो पैरेलल में लगे। तो सर आप कैसे मान सकते हो? मैं इसलिए मान सकता हूं क्योंकि फाइनल आंसर में N1 N2 की वैल्यू दी हुई है, तो जो भी मैंने माना है उसको फाइनल यहां रख दूंगा, आंसर मैच करेगा तो ठीक, नहीं मैच करेगा तो गलत, खत्म बात, खत्म बात। समझ में आगे, देखो तुम्हें ट्रिक ये लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। नहीं आया तो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुमने ओरिजिनल मेथड समझ लिया ना, मेन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, उसको तो कतई नहीं भूलना। मैं तो वैसे एक एडिशनल फॉर्मेट में तुम्हें बता रहा था कि तुम इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, इस अप्रोच से भी कर सकते हो तुम कि कैसे हमें करना है। अदरवाइज तुम कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, मेन तो देखो कॉन्सेप्ट ही है, मेन तो जो तरीका है वही तुम्हें यूज करना है। ट्रिक तो क्या है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, तुम ट्रिक के भरोसे एकदम कंप्लीटली बैठ नहीं सकते कि यार ट्रिक के भरोसे ही जाना है हमें तो, और उसी से हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है रोशन भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई नहीं, और सवाल आएंगे और ट्रिकें आएंगी। कोई बस ट्रिक के भरोसे तुम वैसे भी नहीं जी रहे, और तुम जीना भी मत कभी। ट्रिक के भरोसे कोई जिता रहा है तुम्हें तो तुम कतई मत जीना भाई, कभी कभी ट्रिक ऐसी यहां कर देती है, ठीक है ना, ऐसी हो जाती है ट्रिक से। चलो नेक्स्ट सवाल ये करना है, एक ये वाला सवाल करते हैं यार, तुम लोगों को थोड़ा फील तो दे वो दो वाला। चलो ये वाला करते हैं, और मान लेते हैं इसमें तुम्हें मान लो बस ये वाला भाग पूछा गया है कि U कितना है मिडिल कैपेसिटर में। ये तो वैसे बता देते, इसमें पोटेंशियल मात्र पूछा गया, मान लो कि पोटेंशियल कितना होगा मिडिल कैपेसिटर में, या चलो U भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम फटाफट अंदाज में, आओ देखते हैं। अच्छा सवाल है कि 3 कैपेसिटर है, इनिशियली चार्ज नहीं है, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF 30 वोल्ट। ठीक, फाइंड करना है चार्ज फ्लोन अक्रॉस द बैटरी, U इन मिडिल कैपेसिटर, U टोटल, और हीट कितनी जनरेट होगी सर्किट में। हीट वाला कॉन्सेप्ट हमने पिछली सेशन में भी किया था, और इस सेशन में हम उसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे कि किस तरीके से हीट जनरेट हो रही है। आओ तीनों सवालों को देखते हैं, तीनों पार्ट्स को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, देखो 3 कैपेसिटर हैं, चार्ज नहीं है, कनेक्टेड है सीरीज में, बैटरी है 30 वोल्ट, कैसे निकालेंगे आंसर सर, कैसे निकालेंगे आंसर? अब तुम यहाँ पे शायद ही सोच रहे होगे सर यहाँ पे तो आपका कॉन्सेप्ट फेल हो गया ना, यहाँ पे तो 3 आ गए, अब कैसे करोगे, और तीनों बराबर भी नहीं है कि आप C/N कर लो या C/3 कर लो, तो अब कैसे करोगे? आप तो फंस गए, आप तो फंस गए, बहुत गंदा फंस गए। नहीं मैं क्यों फंसा, देख मैं बताता हूँ ओरली। इन दोनों का पहले निकालते हैं, 6 और 3 का पहले निकालते हैं, ठीक है। देख लो, ध्यान दे दो, 1 मिनट देना ध्यान। ये 3 दिए हुए हैं, मुझे तीनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना, तभी तो चार्ज निकालूंगा। तो पहले क्या करता हूँ, 3 और 6 का देखता हूँ, 3 और 6 का, 6 गुणे 3 डिवाइडेड बाय 6 + 9, 6 गुणे 3 होता है 18, 18 + 6/6 + 3 यानी 9, 18/9 होता है 2, तो 3 और 6 का आ गया आंसर 2, और 2 सीरीज में, तो उसका आंसर आ गया 2/2, जो कि है 1। समझ में आया तुम्हें कैसा दिया हुआ है ये? क्लियर है?
नहीं जरूरत पड़ती भाई 1/c इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 करने की। आंसर 1 आ रहा है ना तुम लोगों का, अभी खुद देख लो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 करके देख लो, आंसर 1 ही आएगा। कैसे किया? 3 गुणे 6 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 9, 18/9 इज 2, 2 और 2 2 गुणे 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, 4/4 4/4 आ जाएगा आंसर 1। खत्म बात, क्लियर कट बात। अरे यार शुरू हो रहा है भाई, करना ऐसे ही यार केशव भाई, दिस इज द मेथड विल फॉलो, इसी तरीके से हम फॉलो करेंगे, हमें ऐसे ही निकालना है, यही अप्रोच रखनी है। और सवाल करते जाओगे ना तुम्हें समझ में भी आता जाएगा कि 3 और 6 का एकदम सटीक 2 ही आंसर आता है। ठीक है, C1 C2 अपन C1 प्लस C2। नहीं भी मान लो 3 और 6 कर रहे हो, 2 और 3 कर लिया तो 2 गुणे 3 होता है 6, 6/5। ठीक है, फिर 6/5 इंटू 6 को चलो मान लो फंस गए तो 6/5 तुमने पहले क्या किया, 2 इंटू 3, 2 और 3 का निकाल लिया, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा तुम्हारा 6/5। अब इसको 6 से करना है तो वापस 6/5 अपॉन इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6/5 प्लस 6। सिंपल सी चीज, यहां पे देखोगे 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों 5 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 6 5 30, 30 प्लस 6 36, ये आ गया 1। ठीक, तो तुम्हें करना भी है तो इस तरीके से करो, फटाफट आंसर आता है। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल अप्रोच ये है कि उन तीनों का जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफेराड। ये आ गया 30 वोल्ट, ये आ गया 30 वोल्ट। अब चार्ज फ्लोन कितना है बैटरी में, तो चार्ज फ्लोन कितना होगा, सिंपल सी चीज यार, Q इज इक्वल टू C इंटू वी है। सिंपल, चार्ज की जो वैल्यू हो जाएगी C इंटू वी के बराबर होगी, C इतना दिया हुआ है, वोल्ट ये दिया हुआ है, तो ए आंसर तो आ गया 30 माइक्रोकूलम इज द चार्ज, 30 माइक्रोकूलम इज द चार्ज, ये बैटरी है। ठीक है, ओके। अब U कितना है मिडिल कैपेसिटर में, मिडिल कैपेसिटर में U कितना है निकाल देते हैं, कौन सा टफ बात है, ये A हो गया, B ये हो गया, B की वैल्यू कितनी है भाई, मिडिल कैपेसिटर में U कितना है, मतलब U कितना है 3 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर पे। अरे सिंपल सी चीज यार, मुझे U पता करने के बथेरे तरीके पता है। एक तरीका है भाई CV स्क्वायर कर लो, या फिर Q स्क्वायर बाय C कर लो, या फिर Q इंटू वी कर लो। अब देखो CV स्क्वायर लगाने में दिक्कत ये कि मुझे 30 टोटल का पता है, इसका नहीं पता, तो इसमें ना फंसूं मैं, इसमें ना फंसूं मैं, इसको यूज कर लेते क्योंकि Q तो तीनों पे सेम रहने वाला है और C मुझे पता है, तो हाफ ऑफ Q की वैल्यू है 30 गुणे 30 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू है 3। ये गया 10 से, ये गया 5 से, 30 पंजे 150 माइक्रो जूल इज द एनर्जी। 150 माइक्रो जूल नहीं यार, 750 कहां से आ गई यार अपूर्व, 150 माइक्रो आ रही है ना भाई, 30 गुणे 5 150 तो होगा, 150 माइक्रो जूल इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी। टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल भी निकाल देते हैं, टोटल भी निकाल देते हैं। टोटल में क्या करना है, टोटल में क्या करना है, सी पार्ट, यू टोटल निकालना है, तो वो हो जाएगी हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी इफेक्टिव, सी इफेक्टिव करना, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी इफेक्टिव, सिंपल सी चीज। तो क्यू स्क्वायर कितना है, क्यू स्क्वायर दिया है 30 माइक्रोकूलम, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय सी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी 1 माइक्रोफेराड। सी इफेक्टिव तो निकाल दिया ना हमने, सी इफेक्टिव कितना आ रहा है, सी इफेक्टिव 1 माइक्रोफेराड है, दिस इज बेसिकली यार सी इफेक्टिव। ठीक है, तो सी इफेक्टिव आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई, तो हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर कितना है, क्यू स्क्वायर ये रहा 30 इंटू 30, और वो माइक्रो का स्क्वायर हो जाएगा, एक माइक्रो से कैंसिल भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, ये 900/2 आ जाएगा 450 माइक्रो जूल। ठीक है, ये यू टोटल है। अच्छा ओके, ये यू माइक्रो टोटल है, 30 का स्क्वायर 1500 कर दिया। अरे यार, फर्स्ट फॉर्मूला व्हाई कांट वी यूज सर, कौन सा फॉर्मूला बेटा केशव बता, कौन सा फॉर्मूला किया यहाँ पे, किस फॉर्मूले की बात कर रहे हो, 1/2 CV स्क्वायर, इसमें नहीं यूज कर सकते भाई। कि देखो तुम्हें यहाँ पे जो 30 वोल्ट है ना, वो ऐसा V1 यहाँ बटेगा, यहाँ V2 बटेगा और यहाँ V3 बटेगा। हमें ये V2 नहीं पता, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि वही हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये चीज नहीं पता, हमें पता है V1 प्लस V2 प्लस V3 30 के बराबर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम
V2 की वैल्यू कितनी है। अगर V2 की वैल्यू पता होती तो मैं बिंदास यहाँ पे हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर करके आंसर निकाल देता, लेकिन V2 नहीं पता, इसीलिए मैं Q स्क्वायर बाय C से आंसर निकालूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, हीट जनरेटेड इन द सर्किट कितनी होगी, हीट कितनी जनरेट होगी सर्किट में। मेन मजेदार सवाल कि भाई सर्किट में हीट कितनी जनरेट हो रही है। ठीक है, ओके। सो ये चीज हमने पिछले सेशन में भी करी थी कंप्लीट, कि यार जब कभी भी एक कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, जब कभी भी कैपेसिटर को एक चार्ज किया जाता है, तो चार्ज करने में होता क्या है, जैसे ही तुम ये स्विच को क्लोज करोगे, प्लस क्यू की रिक्वायरमेंट्स, क्यू करने से पहले अनचार्ज, और जैसे ही तुमने इस की को क्लोज कर दिया, ये की के को क्लोज किया, जैसे ही क्लोज किया, इस वाली प्लेट से जो दिख रही है तुम्हें, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से एसोसिएटेड है, उस वाली प्लेट से ये नेगेटिव टर्मिनल प्लस क्यू डिमांड करता है, बोले ला भाई दे दहेज। इससे प्लस क्यू डिमांड करेगा, बोलेगा रुक तू मुझे प्लस क्यू प्रोवाइड कर, क्योंकि मेरे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है और मैं तेरे अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप करूंगी। तो यहां से प्लस क्यू डिमांड कर लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार, यहां पर एक नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, इधर पे ये नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू के बराबर। और ये प्लस क्यू यहां से उठेगा, बैटरी के अक्रॉस जाएगा और जाके इधर डिपॉजिट हो जाएगा, तो यहां पर प्लस क्यू डेवलप हो जाएगा। ठीक, ये बैटरी यहां से प्लस क्यू को बुलाएगी, अपने बैटरी के थ्रू पास करवाएगी और इधर पे जाके जमा कर देगी प्लस क्यू। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो प्लस क्यू, ये जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो C इंटू वी के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी C इंटू वी के बराबर। ठीक, अब मेन पॉइंट ये है Q इक्वल्स टू CV, ये तो हमें पता है। अब ये जो पूरा का पूरा Q चार्ज है ना, किसके थ्रू पास हो रहा है, बैटरी के थ्रू। बैटरी के थ्रू कहां से घुस रहा है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज घुस रहा है नेगेटिव टर्मिनल से और निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से। जब कभी भी बैटरी में ऐसा होता है, जब कभी भी बैटरी में ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव में घुस रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव में घुस रहा है और यहां से निकल रहा है, या फिर इसका दूसरा एक वर्जन ये बोल दूं कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से घुस रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में, इस केस 1 में और इस केस 2 में, दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में जो काम होता है वो बैटरी के द्वारा होता है। वर्क इज डन बाय द बैटरी इन बोथ केसेस, वर्क इज डन बाय द बैटरी। ठीक है, वर्क इज डन बाय द बैटरी। बैटरी काम करती है, बैटरी एनर्जी देती है, बैटरी एनर्जी देती है। और कितनी एनर्जी देती है, कितनी एनर्जी देती है, वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाता है, दोनों ही केसेस में वर्क डन बाय बैटरी जो होता है वो होता है जितना भी चार्ज उसके थ्रू पास हुआ, चार्ज which has passed through the battery, charge passed through battery into potential difference across the battery। क्लियर है, जितना भी चार्ज पास हुआ बैटरी के थ्रू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो चार्ज कितना पास हुआ, इसको ले जाने में CV मतलब Q कितना हुआ, Q और पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, Q की जगह रख दो CV, तो CV इंटू V यानी कि CV स्क्वायर। वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय द बैटरी कितना हुआ, वर्क डन बाय बैटरी हो गया CV स्क्वायर। अब यही जो काम है ना, यही जाके इसकी एनर्जी में स्टोर होता है। यही जो काम करता है, कोई काम करेगा ना, यहां से चार्ज उठाएगा, यहां पे डिपॉजिट करेगा, तो जो काम करेगा वही, इसी की तो एनर्जी जाएगी। तो बैटरी ने इतना काम किया, बैटरी ने अपनी इतनी एनर्जी खपाई, बैटरी ने अपनी इतनी एनर्जी दान कर दी। किसको दान कर दी, इसको, कि ले भाई तू स्टोर कर ले। लेकिन अब ये बड़ा चंट है, ये बोलता है नहीं भाई मैं तो अपने अंदर स्टोर इतनी सारी करूंगा नहीं, मैं अपने अंदर स्टोर जो करूंगा एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी हो जाएगी, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी हाफ CV स्क्वायर। मैं आधी एनर्जी ही स्टोर करूंगा। तो अब ये बोलता है मैं तो देख भाई पूरा काम करूंगा, मैं तो अपने काम पे बिल्कुल काम चोरी नहीं करूंगा, पूरा काम करूंगा, क्लास लूंगा तो पूरी लूंगा, सवाल करूंगा तो पूरे करूंगा, तू कर ले काम चोरी। तो बस सिंपल सी चीज ये है कि आधी एनर्जी स्टोर होती है, तो आधी अब उसे तो देनी है, वो तो काम देनी है, काम तो करना ही पड़ेगा उसे, मतलब काम तो कर रहा है, लेकिन अब वो एनर्जी कहां जाएगी, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, तो एनर्जी यूज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और सर्किट को गर्म करने लगती है। ठीक है, सो द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, CV स्क्वायर काम हुआ लेकिन हाफ CV स्क्वायर स्टोर हुई, तो रिमेनिंग एनर्जी
रिमेनिंग एनर्जी इज इक्वल टू कितना, CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ये किस में चली जाती है भाई, ये जाती है आपकी हीट एनर्जी में, ये जाती है आपकी हीट एनर्जी में। ठीक है, तो यहां से एक और चीज बड़ी मजेदार समझ में आती है कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है ना, उतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में भी चली जाती है। जितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है उतनी ही एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में भी जा रही है। देखो, उतनी एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में भी जा रही है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि यार जो टोटल एनर्जी मेरे अंदर स्टोर हुई ना, इस पूरे सर्किट में जो टोटल एनर्जी स्टोर हुई 450, हीट जनरेटेड भी उतना ही होगा। हीट जनरेटेड भी 450 माइक्रो जूल ही होगा। समझ में आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अरे बारे भाई, हाउ आर यू रॉबर्ट्स ऑफ वाइस टाउन। ईद के चांद हो गए यार तुम तो यार, हैं आते नहीं हो भाई। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? तो जो हीट जनरेटेड होगी सर्किट में उतनी होगी जितनी की एनर्जी इस सर्किट में है, जितनी की एनर्जी सर्किट में है, मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। क्लियर है? सही लिखे थे, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही, चलो बढ़िया बढ़िया। तो भाई लोगों यार, फिर इसके साथ ही आज हम समाप्त करेंगे सेशन को। ठीक है, और ये क्या आ गया, ये कौन सी स्क्रिप्ट आ गई, पता नहीं। हाँ जी, तो सवाल तो हैं काफी सारे आपको, बाकी जैसे एक ये सवाल है, ये बेसिकली होमवर्क है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे ये पूरी की पूरी फाइल जाएगी जिसमें आप ये सवाल सॉल्व करके दोगे। ये वाला, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है, तो एक समरी कर लेते हैं फटाफट आज हमने क्या किया, और ताकि हमारा माइंड मैप बना रहे। तो आज हम लोगों ने भैया बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझी, जिसमें तो सबसे पहले समझा कि सीरीज में एडिशन कैसे होता है कैपेसिटर का, और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हम याद रखेंगे सवालों के लिए। ठीक है, ये हमने आज देखा। इन कॉन्सेप्ट्स को प्लीज अच्छी तरीके से नोट में कर लेना। देन नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी कि यार पैरेलल एडिशन कैसे होता है। ठीक है, सीरीज एडिशन कैसे होता है, पैरेलल एडिशन कैसे होता है। पैरेलल में भी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और उन कॉन्सेप्ट को भी हमें याद करना है। और इसके बाद हमने बहुत सारे सवाल लगाए हैं, तो आई सपोज वो सवालों ने आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग दी होगी। काफी बढ़िया तरीके से आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिला होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होते हैं। बट कैपेसिटर यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, एक पोर्शन कैपेसिटर का खत्म होता है, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक आएगा, डाइलेक्ट्रिक से मजा आएगा, तो अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। कुछ और सेशंस होंगे कैपेसिटर के, उनको अटेंड करना, कैपेसिटर का फुल फ्लेजेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, कैपेसिटर का पहला जो पिछला सेशन था, आज का सेशन और दो और सेशंस होंगे, इनको करने के बाद आपको कैपेसिटर प्रॉब्लम नहीं देगा। ओके, सो इसी के साथ आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, बाय बाय।